अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। मेरे साथ मुझे कहते हैं सोहा अफजल। आज अब्दुर्रऊफ सब फिर हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज चूँकि जुम्मे का दिन है और वीक का आखिरी शो है, तो आप सबको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन हमेशा की तरह इस्लामाबाद से हरमीत हमारे साथ मौजूद है। हरमीत, आप कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और मैं बिल्कुल ठीक। रऊफ साहब की कमी हमें हमेशा महसूस होती है। अब तो मैं मौसम के साथ हम उसको मुंसलिक कर लेते हैं कि मौसम अच्छा हो लाहौर का तो रऊफ साहब छुट्टी कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी मसरूफियात रऊफ साहब की होती हैं और शायद उसमें वो बिजी हमें दिखाई देते हैं। शायद आज इसलिए वो नहीं आए होंगे। बहरहाल बात की जाए इसके हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से, तो भाई सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। और साथ साथ हम TLP की बात की जाए तो उसके साथ भी मुज़ाकरात जो है पार्लियामान में होंगे, उस पर भी बहुत सारी गुफ्तगू जो है पहले हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा मसला है अमन व अमान को, और अमन व अमान मुल्क में कायम करना ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है, चाहे वो हमारे पार्लियामान हो या हमारे दीगर जो इदारे हैं, हमारी जो एजेंसियाँ हैं, उनका ये काम होता है। अब बहुत बड़े मुख्तलिफ मराइल से ये मुज़ाकरात तो कामयाब हो चुके हैं, लेकिन आखिरी कुछ शराइत हैं TLP की जानिब से जो अब वो पार्लियामान में डिस्कस होंगी और उसके बाद उस पर आगे जो नया मरहला है वो तय होगा। अच्छा हरमीत, देखिए चीज़ें सारी आखिरी मराहल में है। कल हमने IMF पे एक डिटेल प्रोग्राम भी किया, एक सेगमेंट किया स्पेसिफिकली। तो IMF ने बहुत सारी शर्तें जो रखी थी उसमें से आधी से ज़्यादा, या आप यूँ कहें कि 90% हम मान चुके हैं। अब वो जो वहाँ से इमदाद आएगी, जो IMF के फंड्स रिलीज़ होंगे, इसके अलावा अगर हम चीन की बात करें वहाँ से भी कई मिलियन, 2.5 या 2.3 मिलियन जो है उसकी भी इमदाद का कहा जा रहा है। ऑल दो अब देखना ये है कि अब इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस में उसको कैसे प्रोडक्टिवली इस्तेमाल किया जा सकता है, या किस तरह से माशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए। अगर हम बजट की बात करें बलूचिस्तान की, सिंध की, तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बजट जो है डेफिसिट में जा रहा है। लेकिन अब जो आने वाली इमदाद है उसमें से सूरत हाल किस तरह से बेहतर की जा सकती है। कल मैं देख रही थी बिलावल भुट्टो जरदारी का जो बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर वो खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट तो कामयाब कर ली, लेकिन उसके बाद हम नया पाकिस्तान बनाते बनाते महंगा पाकिस्तान बना बैठे हैं। तो ये जो इदारे और लीडरान खुद बजाते कह रहे हैं कि हमसे ये हो गया है, मतलब गलती सरजद हो गई है, अब उसको ठीक करने के लिए इलेक्शन वाहिद रास्ता है या इसके अलावा कोई राह फरार इख्तियार की जाएगी, ये देखना भी बाकी है। लेकिन हमारे रन डाउन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने आज के प्रोग्राम में आपसे शेयर करनी है। सो लेट मी शेयर द रन डाउन विद यू गाइस कि आज हमारे पास आपको टॉप स्टोरीज में बताने के लिए अगेन बस खबर जो है वो ये है कि दहशतगर्दी केस में इमरान खान की बर्रियत की हिमायत करने वाले 2 ऐसे प्रोसिक्यूटर हैं जो बरतरफ कर दिए गए हैं। बहुत सारी अमेंडमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारी खुली कार्रवाई और बाआवाज़ बुलंद कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और हरमीत, इसमें हमने देखा कि अगर हम असेंबली की बात करें तो बड़ी सारी 3 अहम तब्दीलियां भी आई हैं। उसमें अगर हम देखें तो रिफॉर्म्स और अमेंडमेंट्स जो है वो इलेक्टोरल में की गई है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बातचीत की जा रही है। उसके अलावा एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी जो है उस पर काफ़ी रिफॉर्म्स की जा रही हैं। तो ये जो बड़ी क्लियर बरतरफी हो रही है, क्लियर रिफॉर्म्स हो रही हैं, इस पर क्या सूरत हाल है, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल जी आगे हम हमीद, हमारी अगली खबर टॉप स्टोरीज में होगी कि उम्र के तयन के लिए मुनासिब फोरम से रजू करने की हिदायत, और सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़ारा केस फाइनली निपटा दिया है। ये वो केस जो सोशल मीडिया की जीनत बना रहा, हर बंदे ने, हर यूट्यूबर ने, हर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इस पर अपना कमेंट भी किया। और रिसेंट आपने वो वीडियो तो देखी होगी, इसमें खातून जाके इनका इंटरव्यू करती है और वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया था ये टॉपिक हरमीत। तो इस पर की बोतल रख रही थी जामे शीरी क्या जामे शीरी एग्जैक्टली, तो काफ़ी डिनाई भी किया इदारे ने भी और कंपनी ने भी इसकी जानिब से। पर ये ऐसा केस था जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, बहुत टचिंग भी था, समटाइम इमोशनल भी था, लोगों को बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन फाइनली ये केस निपटा दिया। तो इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि केस किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निपटाया है। चलते हैं अपने डेली डोज की जानिब। डेली डोज में आज हम जो चीज़ डोज करेंगे वो बड़ी मज़े की है, और वो आप पहली खबर भी आपको सुन के अंदाज़ा हो जाएगा। एब्सोल्युटली नॉट, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी एब्सोल्युटली यस कि आज डेली डोज में क्या है। तुर्क गुलकार है सर हरमीत, जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट पर एक गाना बना दिया है। पता नहीं वो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया है या इमरान खान से मोहब्बत का इजहार किया है, या रैंडमली मेरे ख्याल से कोई एब्सोल्युटली नॉट गाना। लेकिन इमरान खान साहब को तो ये बहुत महंगा पड़ा ये एब्सोल्युटली नॉट, और आपको देखिए वो खमेजा वो भुगत रहे हैं कुर्सी छोड़ के, कुर्सी छीनने के बाद। लेकिन अब ये देखना है कि तुर्क के जो ये सिंगर है, रब इसका भला करे,
वैसे तो उसने बड़े शौक से ये गाना बना भी दिया, गा भी दिया और काफ़ी चला भी है। मैं भी देख रहा था कि पाकिस्तान के जो तहरीक इंसाफ के फॉलोअर हैं उनके सोशल मीडिया पे काफ़ी ये गाना चला भी है और उन्होंने ज़्यादा इसको शेयर भी किया है कि आप देखें ना कि एब्सोल्युटली नॉट की गूंज जो है वो तुर्की में भी सुनाई दे रहा है और तुर्की के जो सिंगर हैं वो भी खान साहब के हक़ में बोल पड़े हैं। लेकिन सोहा बड़ा मुश्किल होता है पंगा लेना, और पंगा जो है वो जिसने लिए है तो आपके सामने अब ये देखने कि तुर्क के ये जो सिंगर है इस पर कौन कौन सी पाबंदियां लगती है अमेरिका में या दीगर मुमालिक में, ये तो आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन बहुत बड़ा तुर्की के जो लोग हैं ना, पाक तुर्क दोस्ती, हम तो पाक चीन दोस्ती का बड़ा जिक्र करते हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि पाक तुर्क दोस्ती बड़ी ज़्यादा मशहूर है। मैं वहाँ पर जितनी भी दफ़ा गई हूँ ना यार, वो लोग इतनी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानियों से। मतलब आप किसी भी शॉप पे जाएंगे ना, आप उन्हें बोलेंगे वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, वो आपसे मना कर देते हैं कि हमने पैसे नहीं लेने, और वो बड़े खूबसूरती से कहते हैं कनका कनका, पाकिस्तान और तुर्क भाई भाई। वो भाई भाई तुर्किश ज़बान में, जो कि तुर्की की ज़बान है और उसमें 8000 उर्दू के अल्फाज पाए जाते हैं, तो बड़ी कनेक्टेड सी है। तो ये तो बेसिकली वो कहते हैं कनका यानी पाकिस्तान, और तुर्की के जो भाई हैं वो आपस में भाई भाई हैं, तो बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत का इजहार जो है ये गुलकार ने भी कर दिया है। और आम बात ये कि उन्होंने आगे से इस गाने के जो लिरिक्स हैं वो इस तरह के हैं कि उभरते हुए पाकिस्तान के लिए उठो इमरान खान के साथ चलो। ये वही जो ताल ऐसा खेल भी नहीं कहा, चलो चलो इमरान दिनाल, चलो चलो इमरान दिनाल, ये वही वाला सीन है। तो चले अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अगर हम बात करें उन चीज़ों की जो खेल के मैदान की, अगर हम बात करें तो क्रिकेट के बारे में बहुत प्रोग्राम भी हम करते हैं। कसूर सबका है, वो टीवी स्क्रीन हो, आम पब्लिक हो, देखने वाले हो, ऑर्गेनाइज करने वाले हो, खेल के मैदानों को संभालने वाले हो। क्रिकेट के बारे में बहुत बात की जाती है, बट लेट्स टॉक अबाउट हॉकी, द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सिर्फ किताबों की हद तक, किताबों में हमें पढ़ाया जाता है कि भी आपकी नेशनल गेम जो है वो हॉकी है, लेकिन अब हमने देखना ये कि दोबारा से इस खेल को ऊपर लेके आने के लिए, और वो लोग जो खेलना चाहते हैं इस गेम को, लेकिन वो ये क्लेम करते हैं, वो ये गिला करते हैं कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आपको बताएंगे कि प्लेटफॉर्म क्या जुलाई में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, आपके लिए क्या है, आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमने एक पैकेज बनाया है, हैव अ लुक। कौमी खेल हॉकी पाकिस्तान के खेलों की तारीख में सबसे ज़्यादा कामयाबियां समेटने वाला खेल है, जो कि मौजूदा दौर में अदम दिलचस्पी का शिकार है। हॉकी कल्चर को बहाल करने और बतौर कौमी खेल हॉकी को दोबारा से उरूज दिलाने के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा PHF के ज़ेरे इंतज़ाम पहली नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप 2022 का इनेकाद किया जा रहा है, जो कि हॉकी स्टेडियम लाहौर में 14 से 23 जुलाई 2022 तक जारी रहेगी। इवेंट का मकसद ग्रास रूट लेवल यानी क्लब की सतह पर खेल को फरोग देना है, जिससे पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से उभरते हुए टैलेंट को तलाश करने में मदद मिलेगी। इस ज़मन में चैंपियनशिप को 4 मरहलों में तकसीम किया गया है, जिनमें जिले, डिवीजनल, सूबाई और कौमी सतह शामिल हैं। फाइनल नेशनल राउंड में कुल 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें 4 टीमें पंजाब, 2 टीमें सिंध, 2 टीमें KPK, जबकि बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की एक टीमें शामिल हैं। चैंपियनशिप का आगाज पूरे पाकिस्तान में जिले सतह पर 72 अजला और 718 क्लबों के साथ हुआ। जिले सतह का मरहला 25 मई 2022 को जिले इंतजामिया के हौसला अफजा रद्द अमल के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। कई अजला में गैर फाल मैदानों को फाल कर दिया गया और डिवीजन लेवल का मरहला पूरे जोशो जज्बे के साथ मुनक्किद हुआ। डिवीजन सतह के मुकाबले में पाकिस्तान भर से 28 डिवीजन के 69 क्लबों ने हिस्सा लिया। सूबाई सतह का मरहला 25 जून से 3 जुलाई 2022 तक जारी रहेगा। कुल 31 क्लब टीमें, जिनमें पंजाब की 9 टीमें, KPK की 7, सिंध की 6, बलोचिस्तान की 6 टीमें और इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक टीम क्वालिफाई करने के लिए मुकाबला करेंगी। वेरी गुड इनिशिएटिव, नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप। मेरे ख्याल में सोआ ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हम हॉकी को देखें तो इस पे हम कई दफ़ा कई मिनिस्टर्स के साथ जब भी हमारा आमना सामना हो तो बहुत सारी तनकीद भी हम कर चुके हैं कि इनको क्यों फंड नहीं दिया जा रहा, जो खिलाड़ी एथलीट जितने भी आते हैं हॉकी के उनको उस तरह सपोर्ट नहीं मिलता। माजी में कम से कम इनको बैंक की जॉब या वापडा या मुख्तलिफ इदारों की जन्म से जॉब्स मिल जाती थी, लेकिन अब वो नहीं है। मुझे याद है कि जब हमारे वालिद साहब जब कहीं जाते थे शहर की ओर, तो हम कभी आज के दौर में बैट की बहुत डिमांड की जाती है, बच्चे जो हैं वो जितने भी लड़के वो कहते हैं हमारे लिए अबू वो ले आना, बैट ले आना, लेकिन हमारी डिमांड ये होती थी कि हमारे लिए हॉकी स्टिक ले आना। ये पूरे गाँव में हर शहर में इतनी ज्यादा ये मकबूल थी, हर गली कूचों में लोग खेलते थे।
तो अब ये देखें ना कि उसके बाद फिर हमने देखा कि गैर मकबूल खेल बन गया हमारे पाकिस्तान, हालांकि ये कौमी खेल है। अब आप देखें कि कभी हम हिंदुस्तान को हमेशा हराया करते थे और अब हिंदुस्तान की जो टीमें हैं वो इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि वो हमें अब उनका मुकाबला करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस पर फोकस करना होगा और इस चीज़ को दोबारा उस मुकाम पर ला खड़ा करना होगा जब ये 90s में जिस तरह थे हम लोग। अच्छा, आपको पता है हरमीत, डिवीजन्स बड़ी खूबसूरती से की है। अगर मैं देखूँ ना इस पूरे पैकेज को जो हमने आप लोग को भी दिखाया है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है ना, वो टीम्स की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपके उन इलाकों से अगर हम डिवीजन्स की बात की जाए तो 4 जो लेयर्स रखी गई हैं, डिविजनल है, उसमें ज़िलेई है, फिर उसमें फेडरल, यानी आप अगर नेशनल की बात करें तो नेशनल के साथ साथ आप प्रोविंशियल को भी साथ शामिल कर रहे हैं। और फिर पंजाब की 4 टीमें, KPK की 2 टीमें, उसके बाद सिंध की 2 टीमें, और फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। ये वो इलाके हैं जहाँ से, जैसे आप बात कर रहे हैं कि लोग ज़्यादातर हॉकी को पसंद करते हैं, ज़्यादातर खेलना पसंद करते हैं, लेकिन गिला शिकवा यही होता है कि प्लेटफॉर्म नहीं है, मैदान नहीं है, फंड्स नहीं है। तारीख हमारी हरमीत हरी भरी है और ऐसे ऐसे नाम है हमारे पास जो इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी ऐसे खिलाड़ियों को पिछाड़ा है हमारे खिलाड़ियों ने, और पाकिस्तान का ऐसा इमेज पोर्ट्रे किया है कि वो आज भी और रहती दुनिया तक ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये गुड इनिशिएटिव है जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप जो है PHF ने इसका इनेकाद करना है। जुलाई में ये आपके लिए शुरू हो जाएगा, ये खबर भी है और हम आपको बता भी रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू गाइस पार्टिसिपेट, और अगर आप देखना भी चाहते हैं तो इसका इनेकाद जो है वो किया जाएगा जुलाई 2022 में, और 15 से 20 दिन गालिबन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और बहुत सारे मराहिल है इसमें, जिसमें 10 टीमें फाइनल राउंड में आएंगी। जितने भी लोग हैं वो खेल रहे हैं और खेलने के बाद फाइनलाइज किया जाएगा, मैचेस होंगे, और मैचेस के बाद जब वो टीम्स जो ज़्यादा एक्सपर्ट होंगी, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उनकी, ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, फिर वो आएंगे फाइनल में और फिर वो गेम जो है वो खेली जाएगी और देखेंगे। और एक बार फिर से मुझे लगता है कि हॉकी की फील्ड को इस इनिशिएटिव से बूस्ट मिलेगा, और इस बूस्ट के बाद आप ये नहीं कह सकते कि अब हमारे पास इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कंटिन्यू रहेंगे और आप इसमें पार्टिसिपेट भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऑल्दो हम ऐप शॉट पर थे डेली डोज में, अब चलते हैं एब्सोल्युटली यस पर। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह मैथमेटिक्स से, यानी कौन सा अलजबरा, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा पहाड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा साइंसी एतबार से या आपके मैथमेटिकल एतबार से खूबसूरत तरीन दुनिया की जो खातून है हरमीत, उसका मैं नाम आपको बताऊंगी। गेस व्हाट, क्या नाम है उसका? उसका नाम है अंबर हुड। अंबर, हाँ, ज़ाहिर बात है, मैं भी ये हैरान हूँ कि किस जाविये से परखा जाता है और किस तरीके से। लेकिन अब यूनानी और ये नए ऐसे पुराने तरीके, शायद वो तरीके अपनाए गए हों साइंसी, लेकिन मेरे ख्याल में ख़वातीन की एक बहुत बड़ी लिस्ट भी, ये भी बड़ा मुश्किल काम है कि वो ख़वातीन, चाहे वो उनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से और फिर उनका ताल्लुक मुख्तलिफ फिल्म इंडस्ट्री या मुख्तलिफ मॉडलिंग की एजेंसी से है, तो उनको परखना, उनको उनके मुख्तलिफ जाविये पे परखना और फिर उसका नाम निकालना कि भैया ये सबसे दुनिया की खूबसूरत अच्छा, आपको पता है हरमीत, तो ये बड़ा मुश्किल मरहला है। और लेकिन इस फॉर्मूले को नाम दिया है गोल्डन रेशो। और आपको पता है इसमें आपके फेस के फीचर्स और आपके फेस के जो पार्ट्स है उसकी मेजरमेंट्स की है। इफ यू टॉकिंग अबाउट आईज, नोज, लिप्स, इन सब की मेजरमेंट्स की है और मेजरमेंट्स करके एक फार्मूला तैयार किया है कि अगर ये फार्मूला किसी भी खातून के चेहरे पे फिट जाएगा और ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये मेजरमेंट्स, और यही जो है वो उसके नाक की भी मेजरमेंट ये होंगी, आँख की भी होंगी, होंठ की भी होंगी, जॉ लाइन की बात करें, चिन की बात करें, माथे, मतलब एक छोटे छोटे पार्ट्स जो आपके फेस के हैं ना, उसको भी उन्होंने कहा है कि जी हम मेजर करेंगे। तो ये खातून जो है इसको गोल्डन रेशो फार्मूले के तहत जो है ना वो दुनिया की खूबसूरत तरीन, दुनिया की हरमीत, दुनिया की प्यारी भी है। हैव यू सीन दैट? स्क्रीन पे देखिए, प्यारी भी वो लग रही है, इसको देख के अंदाजा हो रहा है। अच्छा जी, और इसके अलावा पार्टिसिपेशन जो है वो 4-5 खवातीन ने की थी। स्कॉट जॉनसन, एमली थी, उसमें कैट मूस थी, जिनके 4-5 का ना खूबसूरती का जायजा लिया गया। उनमें से हमने निकाली है अंबर, और ये अंबर जो है ये दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून है और वो कहती है कि मैंने बहुत काम भी किया है इस पर। वो खुद भी कहती है, उनके बहुत सारे इंटरव्यूज आई हैव सीन दैट, तो वो कहती है कि मैं बड़ा काम करती हूँ। मुंह की बड़ी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जॉ लाइन बनाने के लिए, डबल चिन को कम करने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए। तो वो कहती है कि मेरी खूबसूरती का एक राज ये भी हो सकता है कि शी इज़ अगेन अर्ली राइजर। कहती है मैं सुबह सुबह उठती हूँ,
और ये मेरे चेहरे की खूबसूरती का राज। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, जो वो इतनी मेहनत कर रही है अपने ऊपर, तो जाहिर बात है आज उसका वो फल जो है वो उसका मिल ही गया, तो दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून में उसका शुमार हो गया। लेकिन जाहिर बात है अगर हम देखें भी तो उसके चेहरे के जो खदोहाल हैं वो बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, नए नक्श जो है वो बड़े प्यारे हैं। तो जाहिर बात है ऐसे में फिर पार्टिसिपेशन की अगर बात की जाए तो इतना टफ मुकाबला भी नहीं था जिस तरह आप फरमा रही हैं कि वही 5 से 6 लोग थे। तो उसमें लेकिन हरमीत, जब कोई लड़की किसी लड़की की तारीफ कर देती है ना तो इसका मतलब वो वाकई प्यारी है। अगर मैं इसको प्यारी कह रही हूँ और मुझे उसके फीचर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं तो इसका मतलब वो वाकई बहुत प्यारी है। तो चलिए जी, दुनिया की बेहतरीन औरत होने का खिताब आपके पास है तो आप लड़कियां बड़ी कम तारीफ लड़कियों की करती हैं वैसे। ऐसे ही। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक खबर आपको देते हैं। ये खबर हमने पहले भी इस तरह की, इस नौयत की खबर आपको दी थी अपने मॉर्निंग शो में कि एक खातून थी जो पानी नहीं पी सकती थी। अब ये जनाब एक मर्द हैं जिन्होंने कोई 20 साल बाद पानी का एक कतरा, एक घूंट अपने अंदर जाने की इजाज़त दी है। ये कोई सॉफ्ट ड्रिंक है जो पिछले 20 साल से पीते चले जा रहे हैं। इनकी रगों में खून की बजाय मुझे लगता है ये सॉफ्ट ड्रिंक दौड़ रही होगी। पेप्सी, मुख्तलिफ कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं ये सारे वो चलते फिरते रहेंगे। बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने खुद भी देखा है कि उनको बहुत बुरी आदत होती है कि ज़्यादातर वो खाते या रात के या दिन के खाने के साथ अगर कोई कोल्ड ड्रिंक ना हो तो भाई वो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए खाना पीना। लेकिन इस साहब ने तो बड़ा रिकॉर्ड ही कायम किया कि 20 साल तक इसने पानी तक नहीं छुआ है। सर 2 दहाइयाँ हरमीत, 2 दहाइयाँ। आप एक दिन में पानी ना पिए तो आपके अंदर की वेन्स खिंचना शुरू हो जाती हैं, वो चीखती है, चिल्लाती है कि भी पानी आ का क्या हाल होगा वैसे। हाँ, और आप देखिए, मुझे ये बात है कि वो पानी की जगह पे सॉफ्ट ड्रिंक को लेता था ना, और दिन में मेरे ख्याल से कोई योमिया 10 लीटर तो पानी पीने का कहा जाता है कि आप पानी पिए। अच्छा, वैसे ना आपका क्या ख्याल है हरमीत, ये एक्सपेंसिव भी काफ़ी होगा? मतलब ये जनाब कोई लैंडलॉर्ड नहीं होंगे जिन्होंने पानी की जगह इसका बेदरेग इस्तेमाल किया है सॉफ्ट ड्रिंक का? जाहिर बात है पानी की कीमत अगर आप देखें और सॉफ्ट ड्रिंक की कीमत देखें तो बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप मुसलसल, वो भी आपकी बात ठीक है कि 2 दहाइयाँ गुजर जाएं और आपने इसी को, और वो भी 10 लीटर दिन को पीना, तो जाहिर बात है कि भाई ऐसे वैसे पैसे वाला ही है। अच्छा जी, ठीक कह रहे हैं। वो जनाब ये भी कहते हैं कि मैं एक सुपर स्टोर पर काम करता था, रात में जो है ना वो मैं जब होता था तो वो चीनी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। हाँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं, बोले। पूरे दिहाड़ी जो है दिन के या तो जब ये शॉप में काम करते तो मेरे ख्याल में जितना भी कमा लेते तो शायद सॉफ्ट ड्रिंक पे ही लग जाते थे। अच्छा जी, अब आपको पता है उन्होंने पानी क्यों पिया है? मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आप ये खुश ना हो जो लोग अब ये देखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने बैठ जाए कि मैंने इतने अरसे से पानी नहीं पिया, मैंने इतने अरसे से सॉफ्ट ड्रिंक पे हूँ। अब डॉक्टर्स ने उन्हें डायबिटीज़ का कहा है कि भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है जनाब, अगर आपने अभी ना छोड़ी तो उनको भी जान के लाले पड़े हैं। रिजल्ट निकल आ गया आखिर। और दूसरा ये कि वो जो है ना, वो जनाब कहते हैं कि मुझे ये लत पड़े हुए, मतलब मुझे जब मैंने सॉफ्ट ड्रिंक पीना शुरू की तो जाहिर बात है आप एडिक्टेड हो जाते हैं। जब मुझे इसकी एडिक्शन होना शुरू होगी तो मैंने पानी को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया। मेरा पानी पीने का दिल ही नहीं करता था। जब भी पानी पीने की तलब होती थी तो मैं उसकी तलब को सेटिस्फाई करता था, किसके साथ? सॉफ्ट ड्रिंक के साथ। तो चले जी, अब पानी पी लिया तो पानी पीते रहें। पानी बड़ा ज़रूरी है, सॉफ्ट ड्रिंक। और ऊपर से अगर आप इस ग्लास की बात करें, इतना सा ग्लास वो किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक का होता है तो एक रिसर्च के मुताबिक उसमें 10 स्पून शुगर होती है। मतलब सफ़ेद जहर, चीनी को और सफ़ेद आटे को सफ़ेद जहर कहा जाता है। तो अगर आप इतना ज़्यादा उसका इंटेक कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आप फिर डायबिटीज़ की तरफ या फिर ज़िंदगी कम करने की तरफ जा रहे हैं। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, दोबारा से कंटिन्यू करेंगे अपने शो को। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि अब हम कब तक चीन के आगे ऐसे फैलाते रहेंगे हाथ और कब तक मांगते रहेंगे, या फिर सऊदी अरब तो हमारा दोस्त मुल्क है लेकिन वो भी हमसे अब ये पूछ रहा है कि भी जनाब आप अपने पैरों पे कब खड़े होंगे। तो ये सवाल जो है हमने IMF से बहुत किया है। IMF फाइनली एक उम्मीद की किरण वहाँ से नज़र आई है कि अब वो दस्तखत कर देंगे और जो फंड्स हमें वहाँ से आएंगे उसको इस्तेमाल करके, जिस तरह से बचत की बात की जाए और इसके अलावा माशी सूरत हाल की बात की जाए, इलेक्शंस रिफॉर्म्स की या इलेक्शंस की बात की जाए, तो ये फंड्स मिलने के बाद किस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी और ये कितना प्लस साइन है, कितनी उम्मीद की किरण है, इस पर डिटेल में हम बात करेंगे। ज़ैगम खान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कहिएगा कितना ये प्लस पॉइंट है, किस तरह से जो अभी फाइनली आईएमएफ ने एक हमें सिग्नल दे दिया है कि यस आपने बहुत सारी बातें, बहुत सारे शराइत हमारे मान लिए हैं, ये फंड्स आने के बाद किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कहा जा रहा था कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, लेकिन हम वो दहाने पे खड़े हुए हैं, किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे? जी, जो इसका बुनियादी फ़ायदा है वो आपने बता दिया, इसकी वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा। कोई भी मुल्क जो आईएमएफ के प्रोग्राम में होता है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करता, और डिफ़ॉल्ट का एक ख़तरा बहरहाल पाकिस्तान में पैदा हो गया था, क्योंकि हमारे यहाँ डॉलर्स कम हैं। पाकिस्तान जो है वो डॉलर खर्च ज़्यादा करता है, कमाता कम है। हर साल जो हमारे डॉलरों की कमी होती है, पिछले 4 साल से जो एवरेज है वो $15 बिलियन है। बहुत बड़ी रकम होती है पाकिस्तान के हिसाब से। सही। तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये हमें पूरा करना पड़ता है कर्ज लेकर। तो अगर आईएमएफ के आप प्रोग्राम में ना हो तो कोई दूसरा इदारा या दूसरा मुल्क आपको कर्ज देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वो ये समझता है कि आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, आप दिवालिया हो सकते हैं, तो उसके पैसे को ख़तरा बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए पाकिस्तान के लिए जो डॉलरों की आमद है वो कम हो गई थी, और हत्ता के दोस्त मुल्क भी, क्योंकि जाहिर है उनकी भी, जैसे आपने अभी कहा, देखिए उनकी भी एक लिमिट होती है, और जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं वो दोस्ती इंसानों की दोस्ती जैसी नहीं होती कि दोस्त एक दूसरे की खातिर कुर्बानियाँ दें, बल्कि मुल्क जो हैं वो अपने मफादात की टर्म में सोचते हैं। तो जब वो आपके लिए कुछ करते हैं तो फिर आपको उनके मफादात का भी ख्याल करना पड़ता है। वो भी देखते हैं कि अच्छा अगर हम ये कर रहे हैं तो फिर इसके बदले में हमारे साथ क्या किया जा रहा है। तो पाकिस्तान सबसे अहम बात है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान बच गया, और आईएमएफ के प्रोग्राम के होने का मतलब ये है कि बाकी दुनिया के तमाम बैंकों को, अदारों को, मुल्कों को, उनको ये तसल्ली मिल गई कि पाकिस्तान जो है अब अपनी मईशत को संभालने जा रहा है। तो आपने देखा कि फौरी तौर पर जो इनफ्लो है वो शुरू हो गया। चीन के जो बैंकों का कंसोर्शियम है उन्होंने $3.2 बिलियन ना सिर्फ फौरी तौर पर मंजूर किए, बल्कि वो गालिबन अभी ट्रांसफ़र भी हो चुके हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान का जो रुपया है वो फौरी तौर पर मुस्तहकम होना शुरू हो गया। उसकी वजह से पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो मुस्तहकम हो जाएंगे। तो पाकिस्तान की मईशत जो है उस ख़तरनाक सूरत हाल से निकलने के काबिल हो जाएगी। जी हरमीत। अच्छा जेकम साहब, एक आम आदमी जो ये सोचता है, अगर हम देखें हिंदुस्तान को देखें, बांग्लादेश को देखें, दीगर ऐसे ममालिक, मिसालें हमारे पास है कि 2 दफ़ा से ज़्यादा वो ममालिक नहीं गए आईएमएफ के पास, उसके बाद वो अपने पाँव पे खड़े, वो राज वो हिंदुस्तान को उसका तो मुकाबला ही नहीं है, कहाँ वो पहुँच चुका है। बांग्लादेश सबसे आगे निकल गया है। लेकिन अगर ये सवाल हमेशा हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है, चाहे वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी कहा करते थे कि मुझे शर्म आती है जब मैं बाहर से जाता हूँ और लोगों से पैसे मांगता हूँ। ऐसे में शहबाज शरीफ साहब का भी आप भी जब सुनते हैं उनका भी यही बयान होता है कि कब तक हम भीख मांगते रहेंगे। कोताहियाँ कहाँ हुई? 22 दफ़ा से हम गए आईएमएफ के पास और मिन्नतें समाजत करके हमसे बड़े कड़ी शराइत पे हमें पैसे मिल जाते हैं, लेकिन ये कौन सी गलतियाँ जिसकी वजह से आज भी हम वही भीख मांगते फिर रहे हैं, आज भी हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हैं? सर अरमीत साहब, 30 साल से ज़्यादा की गलतियाँ दर गलतियाँ, तो एक गलती नहीं, तमाम हुक्मरानों की मुसलसल गलतियाँ। देखिए 1991 में सोवियत यूनियन मुस्तकिलन ख़त्म हो गया, रशिया बना, जो कोल्ड वार थी, दुनिया जो 2 हिस्सों में तकसीम थी, वो ख़त्म हो गया वो पूरा दौर। जब वो दौर ख़त्म हुआ तो उसके साथ मईशत भी बदल गई, बहुत से नए मौक़े पैदा हुए, लेकिन पाकिस्तान उस नए माशी दौर से एडजस्ट नहीं कर सका। पूरे 30 साल की जो ग्लोबलाइजेशन थी उसकी तरफ हम नहीं जा सके। हम मुसलसल सिक्योरिटी स्टेट बनते रहे, हमने अपने आप को रीओरिएंट नहीं किया नई दुनिया से, हमने नए मौक़े का फ़ायदा नहीं उठाया। दूसरे अल्फाज में जो बुनियादी तब्दीलियां हमें अपनी मईशत में करनी थी, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने थे, इस तरह के करने थे कि खुद को एक ट्रेडिंग नेशन बनाते, हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ लेकर जाते, ऐसी ग्रोथ लाते जिसमें बहुत सा हम डॉलर्स कमाते, उसकी बुनियाद पे मुल्क को आगे लेकर चलते, उसके साथ साथ लोगों की सलाहियत कार बनाते, लोगों को तालीम देते, लोगों को सेहत देते, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती, मुल्क के अंदर सेविंग्स को फ़रोग देते, जिसके ज़रिए से बैंकों को इतना पैसा होता कि वो हमारे जो कारोबार हैं उनको वो पैसा देते और वो कारोबार बढ़ाते, जिससे फिर एक्सपोर्ट भी बढ़ता, मुल्क में भी तरक्की होती। इसके लिए कुछ भी नहीं किया। हमने ऐसे कारोबार बढ़ाए जिससे लोगों ने तो बहुत पैसा कमाया, लेकिन मुल्क की मईशत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
हमने कर्ज लेने और भीख मांगने पर इन्हिसार किया, एक्सपोर्ट्स पर हमने तवज्जो नहीं दी। तो उन सब जो पॉलिसियां हैं उनका नतीजा ये है कि आज यहाँ हम खड़े हैं। और जो आपने मवाजना किया ये तो बहुत ही पेनफुल है। हिंदुस्तान तो चलो 10 गुना बड़ा मुल्क है, बांग्लादेश के साथ हमारा मवाजना जो है वो एक तरफ जहाँ खुशी की बात है कि बांग्लादेश साउथ एशिया का हमारा एक हमसाया मुल्क है जो कभी हम इकट्ठे हुआ करते थे, वो इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और हम एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया में तरक्की में मुसलसल पीछे जा रहा है। अच्छा ज़ैगम साहब, ये कहिएगा कि अभी हम अगर फ़ंड्स की बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इतनी तगदो के बाद अगर ये फ़ंड्स मिल जाते हैं, आपने कहा कि 30 साल, जैसे हरमीत ने सवाल किया कि अब हमने बहुत सारी गलतियां की हैं, आपने कहा पे दर पे की हैं, अब हम किस चीज़ के मुतहम्मिल हो सकते हैं? अगर हम बलोचिस्तान के और सिंध के बजट की बात करें तो वो ऑलरेडी डेफिसिट में जा रहा है। अगर हम तखमीने की बात करें तो कमिंग इलेक्शन ऑफ नेशनल इलेक्शन की बात की जाए पाकिस्तान की तो 28 अरब का तखमीना लगाया गया है। दोनों सूरतों में कहाँ पर किस तरह से इन फंड्स को इस्तेमाल किया जाए तो हम इस चीज़ के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि माशी सूरत हाल को थोड़ा सा स्टेबल कर सकें। अब हमें गलत फैसले लेने की हम उस कंडीशन में नहीं है, आपको क्या लगता है? जी देखिए, जो फंड्स को अगर आप देखें तो IMF के फंड्स जो हैं अपनी रकम में बहुत ज़्यादा नहीं है। IMF इसलिए अहम है कि IMF के प्रोग्राम में अगर आप नहीं हैं तो आप पर कोई एतमाद नहीं करता और आपको कोई दूसरे पैसे नहीं देते। तो फंड तो ये है कि IMF की रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आपने देखा कि जैसे ही IMF के प्रोग्राम में वापस जाने की उम्मीद पैदा हुई तो पूरे मार्केट्स में ट्रस्ट आया, बिजनेस पे भी ट्रस्ट आया, दूसरे मुल्क भी आप पर ट्रस्ट करने लगे। अगर आप IMF के प्रोग्राम में नहीं हो तो फिर वर्ल्ड बैंक, ADB, सब कुछ आपका सबका काम जो है वो धरे का धरा रह जाता है। देखिए, इस वक्त जो फंड आएंगे बाहर से उनका सिर्फ ये काम है कि जो आपका डॉलरों का खिसारा है उसको कवर करेंगे, आपको बुहरान से निकालेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो एक सर्जन होता है वो सर्जरी करके आपको एक बहुत बड़े खतरे से बचाता है, आपकी जिंदगी को बचाता है। लेकिन सर्जन कभी आपको पहलवान नहीं बनाता, सर्जन कभी आपको सेहतमंद नहीं बनाता, वो इस काबिल नहीं बनाता कि आप कबड्डी खेलें और अखाड़े में जाएं या आप क्रिकेट खेलें। उसके लिए आपको अपनी सेहत खुद बनानी पड़ती है, सेहत के जो असूल हैं उनको अपनाना पड़ता है। इस वक्त अहम बात यह है कि इस बुहरान से जैसे ही हम निकलते हैं तो हमें एक अग्रीमेंट पूरे मुल्क में वो डेवलप करना चाहिए कि वो माशी असूल जिनके ज़रिए से हमारा मुल्क तरक्की कर सके, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिनको हम 30 साल तक जिनसे गुरेज करते रहे हैं उसकी तरफ जाएं। एक दो चीज़ें अभी अच्छी की गई हैं मेरे ख्याल में। जिस तरीके से पाकिस्तान में एक जो बहुत बड़ा मसला रहा है और है कि हम अपनी कौमी दौलत को प्लाटों में दबाते हैं। बड़े बड़े सरमायादार जो है 50, 100, 200 प्लाट ले लेते हैं, इंडस्ट्री नहीं लगाते, फैक्ट्री की तरफ नहीं जाते, स्टॉक मार्केट में नहीं लगाते। आसान रास्ता निकला है। अभी इन्होंने कुछ टैक्सेशन की है। अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हों, एक से ज़्यादा प्लाट्स हों, वो उस तरफ जाने का थोड़ा रास्ता खुला है। लेकिन दो काम देखिए अहम है जो करने वाले हैं। अगर आप आसान अंदाज में हम ये बात करें कि कौन से दो काम अगर हम करें तो आगे की तरफ चले जाएंगे जरा निस्बतन तेजी से। जो हमारा माशी बुहरान है उसकी साख्त ये है कि दो तरह के खिसारे हैं। एक आपका बजट का खिसारा है, हुकूमत की आमदनी कम, खर्च ज्यादा, 5,500 अरब रुपए का इस साल का। ठीक है ज़ैगम साहब, इन दोनों चीज़ों पर काम करेंगे तो मज़ीद बेहतर हो सकती है। हाँ, IMF में जाना, वहाँ से क्लीन चिट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि दीगर ममालिक या दोस्त ममालिक या मुस्लिम ममालिक हम पर रिलाई कर सकें और अपना यकीन जो है वो दोबारा से हम बहाल कर सकें। ये एक अच्छा जेस्चर हो सकता है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। पाकिस्तानी फिल्मों की पहचान उनकी तर्ज़े अदाकारी जो है वो बस उनकी है। बहुत सारे लोगों ने उनके बाद भी उस तरह की अदाकारी करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर जो किरदार उन्होंने निभाए, आज उनकी सालगिरह है और हम उनकी सालगिरह को मनाने के लिए एक छोटा सा सेगमेंट जो हमने रखा है जिसमें आपने देखा कि अगर इनके करियर के आगाज़ की बात की जाए तो हरमीत करियर का आगाज़ इन्होंने स्टेज ड्रामे से किया और उसके बाद 4 साल तक मुसलसल स्टेज ड्रामा करते रहे। लेकिन पहली मूवी जब उन्होंने की जिसका नाम गालिबन बागी था, बागी भी इन्होंने साइड कैरेक्टर किया, मतलब जो एक्स्ट्रा रोल नहीं होता वो किया। लेकिन उसके बाद क्या भाई आपकी लक खुली, आपने उन अदाकाराओं के साथ काम किया जो बाकी इस ज़माने की दे आर लाइक ऐसी वो ख़वातीन थी, ऐसा उनका अरोमा था। नरगिस की बात करें, अंजुमन की बात करें और हम साइमा की बात करें, तो इन सब के साथ उन्होंने काम किया। फिर चल से चल शुरू हुई और फिर बहुत सारी फिल्में, 800 से ज़ायद फिल्में की हैं इन्होंने।
अच्छा, वैसे सो अगर हम देखें ना, जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री थी, एक वक्त ये था कि पाकिस्तान की फिल्मों में मोहम्मद अली जैसे बहुत बड़े अदाकार जितने भी थे, हम उसमें ये देखते थे कि ज़्यादातर फिल्में जो है वो लव, रोमांस और इस किस्म की फिल्में बनती थी। और उसके बाद एक नई चीज़ जब सुल्तान राही साहब इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने इस इंडस्ट्री का रुख जो है दूसरी तरफ बदला। हालांकि उन पर तनकीद भी हुई और कई हलकों में उनकी तारीफ भी होती गई। एक्शन फिल्में जो है वो शुरू हुई और उनके जो डायलॉग डिलीवरी थी उसको कैसे वो डिलीवर करते थे आपने भी देखा, और बहुत मकबूल भी थे उनके डायलॉग जो थे। तो यही वजह थी कि उनको वो एक मुनफरिद अदाकारी के तौर पर, मुनफरिद अदाकार के तौर पर जब वो मैदान में, तो आपको याद होगा कि उस ज़माने में बॉलीवुड में एक्शन फिल्में बड़ी ज़्यादा उनको पजीराई मिलती थी और 3-3, 2-2 अदाकार लाजमी हुआ करते थे। सपोर्टिव में जो आप देखें हमेशा 3-3 या 4-4 अदाकार हुआ करते थे, तो वो फिल्में बड़ी हिट जा रही थी। ऐसे में पाकिस्तान में जब वो आए तो एक्शन फिल्मों की तरफ जाना पड़ा, तो कहीं पाकिस्तानी फिल्में जो हैं वो भी हिट होने लगी और उसके बाद जो मदाह थे वो उनका रुख भी सिनेमा घरों की तरफ कुछ ज़्यादा हो गया। तो मेरे ख्याल में सुल्तान राही वो अदाकार हैं, आप उसको ये समझते कि फिल्म इंडस्ट्री को एक नया रुख दिया, एक्शन की तरफ फिल्मों को लेके गए और उनकी जो डायलॉग डिलीवरी थी। अब देखें ना, इतने कम अरसे में फिर इतनी सारी फिल्में बनाना और एक आम से छोटे से रोल से निकल कर अपनी अदाकारी के ऐसे जौहर दिखाना कि आपने बड़े बड़े अदाकारों को पीछे छोड़ दिया। 813 फिल्में बनाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। मैं तो एक फिल्म बना रहा हूँ, मुझे पता है कि एक डायलॉग डिलीवरी करना कितना मुश्किल होता है। अच्छा, जो फिल्मों में इन्होंने किया, अब आप जैसे इनकी जो हम पिक्चर ऑन स्क्रीन प्ले कर रहे हैं, आपने से कहा बंदूक की एक डाइवर्सिटी जो लेकर आए थे ना, वो मतलब एक्शन मूवी, आप समझे कि पाकिस्तान की सारी एक्शन मूवीज जो हैं वो सुल्तान राय के बगैर मुकम्मल नहीं होती थी। घोड़े पे आना और फिर बंदूकें चलाना और खून कर देना अगले बंदे को, ये एक जॉनरा था उनकी मूवीज़ का जो उन्होंने डाइवर्सिटी लेकर आए अपने लॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में। वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है, लेकिन रियल लाइफ और आपकी पिक्चर में डिफरेंस होना चाहिए। अंजाम भी अनफॉर्चुनेटली हम कहेंगे कि आखिरी जो उन पे जो हमला किया गया वो भी ऐसे था, उन्हें कत्ल किया गया। वो लाहौर आ रहे थे, गालिबन इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे और रास्ते में कहा यह जा रहा है कि शेखपुरा के मकाम पर उनके साथ डकैती हुई। पुलिस ने बाद में ये डिक्लेयर किया और 2 केसेस काफ़ी सारे खुले, काफ़ी सारी बातें हुई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि डकैती की वारदात थी, उनके ड्राइवर को जो पर्सनल सेक्रेटरी है उसको छोड़ दिया, इनको गोलियां मार के वो फरार हो गए। इस तरह से ये केस जो है वो पुलिस ने क्लोज कर दिया था। बट ऑल दो अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें ना कि एक इतना बड़ा लेजेंड, इतना बड़ा अदाकार जिसने फिल्म इंडस्ट्री को एक नए रुख पे लेके गए, उसके साथ क्या हुआ? यानी पुलिस ने वहां पे भी लोगों को पकड़ दकड़ तो की, पैसे खाए, बहुत रिश्वतें ली, लेकिन किसी जो जिस शख्स ने कत्ल किया वहां तक उन्होंने रसाई हासिल नहीं की। जानबूझकर बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि जब केस बनाने की बात की जाती है तो बड़े कमजोर से दफात उसमें शामिल की जाती हैं। तो आप देखिए ना कि एक शख्स जिसने इतने सारे अवार्ड हासिल किए, इतने सारी फिल्में की हों, इतना बड़ा अदाकार हो वो, और उसके साथ इस किस्म का वाक़या हो जाए और उसकी गिरफ्तारी के हवाले से हम देखें तो वैसे वो ये डिजर्व नहीं करते थे। अब अल्लाह पाक बस दोस्त में आला मकाम अता फरमाए, ये हमारा ट्रिब्यूट था उनको। हमने आपको एक पैकेज भी दिखाना है और पैकेज दिखाएंगे, लेकिन हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकेंड आवर ऑफ द शो। ये पूरा घंटा इसमें कोई सेगमेंट नहीं होगा, एक ही सेगमेंट होगा जिस पर हम बात करेंगे। मेरे इस वक्त सेट पे ख़वातीन को मौजूद देख के और सारी ख़वातीन को देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम जिस चीज़ पर बात करेंगे वो है वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन अगर औरत का जिक्र आए, किसी खातून का जिक्र आए, तो दिमाग में एक इमेज बनता है नरमी का, मोहब्बत का, ममता का। लेकिन आज की सिनफ़े नाजुक जो है वो सिनफ़े आहन भी है, जो साबित कदम भी है, जो कि शुजाअत और बहादुरी का निशान भी है। और वो ख़वातीन जिनके बारे में ये एक स्टेटमेंट बड़ी हम सुनते हैं कि ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं और ख़वातीन मर्दों से कम नहीं हैं, इन टिपिकल लाइन्स से निकल कर वाकई दरअसल ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च कर दिए गए हैं जिसमें आप स्क्रीन के उस तरफ जो ख़वातीन हमें देख रही हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं। कैसे कर सकती हैं, किस प्रोग्राम में कर सकती हैं, आपकी मुलाकात कराती हूँ। जज्बा जमहूरियत और बाइख्तियार औरत प्रोग्राम जो है उसको शुरू किया गया है
कहाँ से शुरू किया ये ड्राइव, कहाँ होते होते आज स्क्रीन पर आपके इस स्क्रीन के तवज्जुह से आपके घर तक पहुँची है, मैं आपको बताऊँगी। आपकी सबसे पहले मुलाकात कराऊँगी रुशम अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल ये जेंडर स्पेशलिस्ट हैं और साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान लाहौर ऑफिस से इनका ताल्लुक है। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। रुशम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। उनके बिल्कुल साथ इस तरफ तशरीफ़ रखती हैं, इनका नाम है शकीला बानो और सदर है ये ख़ातीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स लिया से। एक ऐसा शहर जिसका नाम सुन के आपको अंदाज़ा होता होगा कि वहाँ पर इस तरह से एक्सपोजर नहीं है ख़वातीन का, बट शी इज़ वर्किंग फॉर ऑल ऑफ देम। आपको भी हम आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप शकीला? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके आने का। इस तरफ तशरीफ़ रखती हैं, इन्हें कहते हैं हम गुल महर और इनका ताल्लुक भी है इसी जगह से और ये पॉलिटिकल वर्कर हैं और ख़वातीन को पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में किस तरह से बाख्तियार बनाना है उसके लिए काम कर रही हैं। आपको भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। चले जी, हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हम हरमीत भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद से। हरमीत भी आपसे सवालात करेंगे और वो सवाल जो ख़वातीन जानना चाहती हैं। हम आपसे रशम शुरू कर लेते हैं। दरअसल जज्बा जमहूरियत और बाख्तियार औरत प्रोग्राम है क्या, हम इसके तहत क्या करना चाहते हैं? हाँ जी, ये जो प्रोग्राम है जज्बा जमहूरियत और बाख्तियार औरत, ये 4 साल का एक प्रोग्राम है जो ग्लोबल अफेयर कनाडा गैग के ताउन से हम पाकिस्तान में साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान अपनी एक साथी तंजीम औरत फाउंडेशन के साथ मिलकर पाकिस्तान के 4 सूबों और इसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, इसके 40 अजला में ये प्रोग्राम चला रहा है। और इसका जो मकसद है वो ये है कि औरतों को और माशरे के महरूम तबकात को सियासी शिरकत से के ज़रिए से उनको बाख्तियार बनाना। ठीक है। सियासी शिरकत से मुराद हमारी ये है कि वो इदारे जहाँ के फ़ैसले होते हैं और एक आम इंसान की ज़िंदगी के बारे में, मसलन वो सारे इदारे वो मुकामी हुकूमतों के इदारे हैं, सूबाई हुकूमतों असम्बलियाँ हैं या कौमी असम्बलियाँ हैं या और दूसरे इदारे हैं, वहाँ पर इनकी शिरकत को मुमकिन बनाया जाए आम लोगों को। क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है औरतें और जो भी मार्जिनलाइज सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, जो जिनमें ख्वाजा सरा शामिल हैं, जो अफराद मज़दूर अफराद हैं या जिनमें अक़लियतें हैं और किसान मज़दूर हैं, वो सब उन सब को पॉलिसी साजी या कानून साजी या इस तरह के फ़ैसलों में शामिल नहीं किया जाता, नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो हम जो इस प्रोग्राम में कर रहे हैं, हम उनको इस सारी फैसला साजी में शामिल होने के लिए उनको मतहरिक कर रहे हैं। बिल्कुल कम्युनिटी की सतह के ऊपर उनके हम मुख्तलिफ आगाही सेशंस के ज़रिए, तरबियतों के ज़रिए और मुख्तलिफ़ किस्म की एडवोकेसी कैंपेन्स हम चलाते हैं उनके साथ, ताकि वो अपने हकूक़ के लिए। अच्छा, दैट इज़ रियली गुड रशम, क्योंकि इससे कुछ हो ना हो, कम से कम एक आम ले मैन को ये अवेयरनेस होती है कि मेरे कौन कौन से असम्बली में हकूक़ मौजूद हैं जिसका इल्म मुझे नहीं है। आपको आपके हकूक़ का इल्म होगा तो ही आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, उसके लिए आवाज़ उठा सकेंगे। शकीला से बात कर लेते। शकीला, लिया एक ऐसा शहर जहाँ पर ख़वातीन को उस तरह से एम्पावर शुरू से नहीं किया गया, लेकिन अब आप जो बेड़ा आप लोगों ने उठाया है, जिसको आप ये कैंपेन को आप ड्राइव कर रहे हैं, आपने चूँकि आप सदर भी हैं चैम्बर की, आपने उसकी बुनियाद भी रखी। किस तरह से बड़ी तादाद में ख़वातीन ने खुशी से ज्वाइन करना शुरू किया, बिकॉज पहले उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था? देखें, जब तक इकनॉमिकली एम्पावर नहीं होंगी ख़वातीन, जब तक वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, तो वो अपने लिए या अपने फैमिली के लिए कोई बेहतर डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे। वेरी ट्रू। और इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगी कि हम कहते हैं कि उनके डिस्क्रिमिनेशन होती है। एक और इशू भी आता है, मैं यहाँ पे मर्द हजरात के लिए भी बात करूँगी। जब उन पे आज के दौर में जब इतना फाइनेंशियल बर्डन होगा ना फैमिली का, तो वो भी सप्रेस्ड रहेंगे, वो भी डिप्रेशन में रहेंगे और उसकी सारी जो डिप्रेशन है वो फिर घर की औरतों पे ही निकलेगी। अच्छा, देखिए, पॉलिटिकली आपने कहा, जैसे आपने भी कहा, आपने भी इसको कहा कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ख़वातीन को। गुल, आप इस हवाले से क्या कहती हैं कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी में, ख़ासतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज़्यादातर हम मर्द हज़रात को देखते हैं, ख़वातीन चीदा 2-3 हमारे पास जिनके नाम भी हमें याद है। अब ख़वातीन को पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में किस तरह से आप एम्पावर करना चाहती है, चूँकि बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर आप किस तरह से इस पर काम कर रही हैं, और जब लोगों को पता चला ख़वातीन को कि ये प्लेटफॉर्म है, कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन ने आपको ज्वाइन किया? जज्बा, जैसे इसका नाम ही जमहूरियत और बाइख्तियार औरत है, यानी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वीमेंस की, उनकी इंगेजमेंट। हम जज्बा प्रोग्राम, और मेरा शुरू से एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा, पॉलिटिकल वर्क किया मैंने, बिल्कुल ग्रास रूट से स्टार्ट किया, अपनी एग्जांपल सेट की लोगों के सामने कि किस तरह से आप ग्रास रूट से उठ के आगे आ सकते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बन सकते हैं।
फिर हमने औरतों को यहाँ तक उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जज्बा प्रोग्राम के अंदर, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग की कि आप सिर्फ यही नहीं है कि आपने पार्टिसिपेट करना है, आपने एज वोटर भी आपके राइट हैं, एज सपोर्टर भी आपके राइट हैं, और जब किसी का शनाख्ती कार्ड बन जाता है तो वो पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल हो जाता है। हमारे समझा ये जाता है कि पॉलिटिक्स बस यही है कि आपने प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में आना है या सियासत करनी है, या आपने वोट देना है, या आपने वोट देना है। आप सियासी अमल में शमूलियत आपकी तभी से स्टार्ट हो जाती है जब आपका आईडी कार्ड बन जाता है, आपका वोट रजिस्टर हो गया, आप पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल हो गए। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप अपने वोट का कैसे इस्तेमाल करते हैं और किसको देते हैं, किसको चुनते हैं। ये सब प्रोसेस हम जज्बा में हमने नेटवर्क्स बनाए हुए हैं। विमेन वोटर नेटवर्क है हमारा, WLG ग्रुप है, जो पुरानी काउंसलर्स हैं और जो नई इलेक्शन लड़ना चाहती हैं उनको इकट्ठे बिठा के उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग पे, ताकि वो बेहतरीन किरदार अदा करें। क्योंकि ख़वातीन पीछे इसलिए रह जाती हैं, उसकी वजह जो सबसे ज़्यादा है, आपने कहा कि चीदा औरतें हैं, उनको पता नहीं होता कि करना क्या है और बताया जाता नहीं है कि इस प्रोसेस में उनको कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की जाती। पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहिए कि वो औरतों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करती कि ये आगे आ जाएंगी। ना डिसीजन मेकिंग में ख़वातीन को बिठाया जाता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में देख लें, अभी लाहौर में 4 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने औरत को टिकट नहीं दी। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जो बहुत अलार्मिंग है। यानी आप एक तरफ आपका इलेक्शन एक्ट 2017 5% ख़वातीन को जनरल सीटों पे भी 5% सीटें देने की बात करता है, दूसरी तरफ आप देख लें इलेक्शन में किसने सीटें दी हैं खातून को, लाहौर में एक भी औरत नहीं खड़ी हुई। तो ये तो एक शहर है जो बड़ा नज़र आता है, अभी गाँव देहात आप देख लें वहाँ पे और सिचुएशंस हैं। तो ख़वातीन की पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी है कि हम उनको एम्पावर करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। अच्छा, जज्बा जमहूरियत और बाइख्तियार औरत को जो मैं समझ सकी हूँ, ख़वातीन जो हमें देख रही हैं वो भी समझे कि सिर्फ काम करने के लिए सोशली आपका एक्टिव होना, फाइनेंशियली आपका एक्टिव होना, काम करना, औरत को घर से बाहर निकल कर, ये अब तक हम इसको इंडोर्स करते हैं जहाँ भी किया। आप जो लोग काम कर रहे हो वो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से कर रहे हो कि इस मुल्क को बनाने में, जमहूरियत बनाने में, माशी सूरत हाल में हमारा बाकायदा किरदार है। सिर्फ एक ID कार्ड बनने के बाद आप वोट देने तक महदूद नहीं हो सकते, उस वोटिंग के बाद के प्रोसीजर में भी आपका बाकायदा हिस्सा होना चाहिए। जी हरमीत, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं जो ये सारा प्रोसीजर है, जो बहुत सारे सेमिनार ख़वातीन के हवाले से या हमारे जितने भी ट्रांसजेंडर अक़लियतों के हवाले से तो हम हैं, मुतासर तो हम हैं, लेकिन ये भी हमारे साथ हैं। आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा जब भी अक़लियतों को एम्पावरमेंट की बात की जाती है, वोमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, या ट्रांसजेंडर के हवाले से कोई आवाज़ उठाता है हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी में, हमारे गली कूचों में, तो उन पर सीधा फतवा लग जाता है कि भाई ये कोई बैरूनी एजेंडा है, बाहर का कोई एजेंडा है, किसी NGOs के तहत पैसे आ रहे हैं, फंडिंग हो रही है, इस किस्म के फतवे जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। आप लोगों पे भी लगे होंगे, कितना मुश्किल होता है घर से खातून को निकालना, उनको अवेयरनेस दिलाना, आप लोगों के लिए कितना मुश्किल टास्क है। मैं वेरी वैलिड पॉइंट कि अक़लियतों की आपने बात की। हरमीत ये पूछना चाह रहे हैं कि अक़लियतें जो हैं वो जब भी आवाज़ उठाती हैं ख़वातीन के लिए या अपने लिए, तो एक आवाज़ कहीं से बुलंद होती है कि ये कोई एजेंडा है, उसको कैसे डिनाई करना है? इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि इस पर हम ये जो प्रोग्राम है वो किस तरह से काम मेरा सवाल ये है कि आप जब भी आवाज़ उठाते हैं, चाहे ख़वातीन अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाती है, अक़लियतें उठाती है, ट्रांसजेंडर अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उन पर ये इल्ज़ाम लगता है सारे जो हमारे सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड हैं, जिनको कि वो बराबर के मौके नहीं मिले, वो बेशक के कवानीन है या समाजी रवैया है, हम एक तासुब रखते हैं उनके बारे में। तो एक तो समाजी सतह के ऊपर लोगों के में शऊर पैदा किया जाए, उनकी सोच तब्दील की जाए, और दूसरा कवानीन में भी उनको बराबरी के मौके मिले। और जहाँ जहाँ कवानीन उनको हुकूक देते हैं उनके बारे में उन्हें खुद और हमें सबको एक शऊर होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे अपने जो तासुबात है जहन में और सोच है, उसको ख़त्म करने के लिए हम आपस में एक तरबियतें करते हैं और सेशंस करते हैं, मोबिलाइजेशन कैंपेन है, हर सतह के ऊपर की जाती है। बल्कि ना सिर्फ अक़लियती बरादरी बल्कि ख़वातीन भी, जहाँ पे मैं वैसे कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहती इस पूरे सेगमेंट को, लेकिन अगर हम औरत मार्च की बात करें, अगर किसी कैंपेन की बात करें ख़वातीन के लिए, या वो खुद भी अपने लिए, या कोई फोरम या कोई इदारा या कोई सोसाइटी या कोई एसोसिएशन जब ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाती है, तो बाहर से कहीं ये सुनने में मिलता है या ज़्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं ये प्लांटेड है, ये एक एजेंडा है और इस पर काम किया जा रहा है।
किस तरह से हम इस पर मज़ीद बात कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको मज़ीद फ़िल्टर करके आप तक पहुंचा सकते हैं कि ये सिर्फ आपके लिए है, खालिसतन सिर्फ आपके लिए। इस पर हम बात करेंगे। हम ब्रेक लेने हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बेसिकली जज्बा जमहूरियत और बाइख्तियार औरत प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ख़वातीन को एम्पावर करने के बारे में बात कर रहे हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने मसाइल पे बहुत बात की, ये मसले हैं इन ख़वातीन को, इसको हमने एड्रेस करना है। बट व्हाट इज़ द सोल्यूशन, हमारे पास हल क्या है, इस बात का रोड मैप क्या है, प्लान क्या है, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। नुसरत नईम साहिबा जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी हैं, एक्स काउंसलर भी हैं, और केपी मर्दान से इनका ताल्लुक है। इनको भी आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। कहिएगा नुसरत नईम साहिबा, आपसे शुरू कर लेते हैं। हमने मसाइल को ख़वातीन के काफ़ी डिस्कस किया, लेकिन पॉलिटिकल एतबार से मसाइल बहुत सारे मौजूद हैं। हल की तरफ चलते हैं, हल क्या क्या है और ये प्रोग्राम जो है इसके तहत इन हल को कैसे निकाल के ख़वातीन को आगे लेके आया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मर्दान से मेरा ताल्लुक है, मैं काउंसलर भी रही और DCCM की प्रेसिडेंट भी मुंतखब हुए और साथ DRC की मेंबर भी रही। मेंबर क्यों जो आपने बात की कि हल की तरफ, तो देखिए अभी जो इसका जो फुटेज अगर आप देखें, पिछला जो इलेक्शन थे और अभी जो थे उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। मैं मर्दान की बात करूं तो हमारी सिटी मर्दान की जो तहसील है उसमें 91 VCs और NCs हैं, जिसमें 77 ख़वातीन जो हैं इलेक्ट होके या सिलेक्ट होके यानी मखसूस सीट पे वो आई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली हमें नज़र आ रही है डिस्ट्रिक्ट मर्दान में, जहाँ पख्तून कल्चर है और इतनी तेज़ी से और इतनी जल्दी, यानी ये थोड़ा सा ये जज्बा प्रोग्राम की अवेयरनेस की बदौलत जिन एरियाज़ में जज्बा प्रोग्राम ने काम किया है तो वहाँ पे हमें तो नुमाइंदगी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन दूर दराज ऐसे देही एरिया जहाँ पे रसाई नहीं हमारी, तो वहाँ पे हमें वहाँ परसेंटेज बहुत कम नज़र आ रहा है, वहाँ ख़वातीन की नुमाइंदगी बहुत कम आ रही है। तो हल तो यही है कि इसके लिए जितनी ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएं, दूर दराज देही इलाकों में भी काम होना चाहिए, वहाँ अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग और आपको सियासत के तो सियासत में आने के जो फ़वाइद हैं वो उनको बताए जाएं कि किस तरह एक औरत अगर अमली तौर पे सियासत में कदम रखती है, ना वो ज़ात में तब्दीली लाती बल्कि अपने गली मोहल्ला, अपने ज़िला और फिर अपने सूबे में ख़वातीन के लिए बहुत से तरक्याती मंसूबे मंजूर भी करवा सकती है और एक अच्छा नाम भी पैदा कर सकती है। ठीक है नुसरत साहिबा, आपका एक पॉइंट बहुत वैलिड है कि इन इलाकों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हमने केपी मर्दान की बात कर ली, सक्खर की, कोयटा की, लिया को रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे साथ मौजूद है शकीला। लेकिन रसम मुझे ये बताइएगा कि रोड मैप, हमारा प्लान क्या है जिसके तहत हमारा ये जो जाल है वो इतनी दूर तक फैलना चाहिए कि वहाँ उन इलाकों में जहाँ पर ख़वातीन को कुछ नहीं पता, हमने वहाँ तक भी पहुँचना है जज्बा प्रोग्राम के तहत। अच्छा देखिए, हम कहते हैं जो सियासी शिरकत है, सियासी इदारे हैं, उसमें सबसे पहले मुकामी हुकूमतें आती हैं, बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट। हम देखते हैं कि पिछले 2 दहाइयों से सियासी शिरकत पाकिस्तान में औरतों की काफ़ी खातिर ख्वाह उसमें इजाफा हुआ है, उस पेशरफ्त आई है। और 2001 में जब लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया था तो 33% औरतें इस निज़ाम का हिस्सा बनी थी। उसके बाद से कौमी और सूबाई असम्बलियों में भी अब तकरीबन 20% उस वक़्त से चलता आ रहा है कि बहुत शिरकत बढ़ी है। लेकिन हमने उसके बाद देखा है कि मकामी हुकूमतों में बजाय इसका कि औरतों की शिरकत को ज़्यादा किया जाता, उसकी नुमाइंदगी को कम कर दिया गया। हमारा ये मुतालबा या ये रिकमेंडेशन हमारी तरफ से है कि औरतों की जो सियासी शिरकत है हर सतह पे, मुकामी हो या कौमी या सूबाई हो, कम अज़ कम उसकी नुमाइंदगी 33% लाजमी होनी चाहिए। 33% रिप्रेजेंटेशन दी जाए। और जो मार्जिनलाइज सेगमेंट्स हैं, किसान, मजदूर और ख्वाजा सरा, ट्रांसजेंडर, उनकी नुमाइंदगी लाजमी है मुकामी हुकूमतों में, उनकी नशिस्तें मखसूस की जाएँ। इसके अलावा हमारा ये है कि जो जनरल सीटें होती हैं उसमें देखा गया है कि औरतें बहुत कम आती हैं क्योंकि उनके लिए रुकावटें बहुत हैं, उनके पास माली वसाइल इतने ज़्यादा नहीं होते। एक तो सियासी जमातें जो हैं आइन में ये पैदा किया जाए और कवानीन इस चीज़ को पाबंद करे, जो लोकल गवर्नमेंट के कवानीन हैं सियासी जमातों को पाबंद करें कि वो उन औरतों की सपोर्ट करें उन्हें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुकामी हुकूमतों में इलेक्शन में जनरल सीटों पर आएँ और उन्हें खसूसी इक़दाम किए जाएँ उनको सपोर्ट करने के लिए। मसलन ये कर सकते हैं कि उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए, या अगर कोई काउंसलर आती है तो उनको स्टाइपेंड दिया जाए,
या उनको तरबियतें फ़राहम की जाएँ ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और औरतें जो है जनरल सीटों पे आएँ। हमने देखा जैसे कोयटा में अभी जो मकामी हुकूमतों के इलेक्शन हुए हैं उसमें टोटल जनरल सीटों पे 17,700 जो मेंबर जिन्होंने उम्मीदवार ने हिस्सा लिया उसमें से 132 खवातीन थी। क्या बात है। जब जो कि पहली दफ़ा बलूचिस्तान में इतनी ज़्यादा तादाद में जनरल सीटों पर आई हैं, तो ये एक इनकरेजिंग बात है औरतों के लिए। लेकिन उसमें हम देखते हैं कि जो केपी में जो इलेक्शन हुए हैं 2021 में लोकल गवर्नमेंट में, उसमें सिटी और तहसील जो मेंबरान थे उनमें से 1005 में से सिर्फ 3 खवातीन थी जो कि सिटी और तहसील के लेवल पे, यानी लीडरशिप के ऊपर काफी ज़्यादा लीडरशिप के ऊपर इतनी कम खवातीन है। तो हमारा ये रिकमेंडेशन है कि लीडरशिप जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सीटें हैं उस पर भी मुख्तस किया जाए कि एक औरत लाजमी हो, क्योंकि वो फिर लीडरशिप में नहीं आएंगी। आप बिल्कुल बात ठीक करिए, सीट्स मौजूद हैं, कानून मौजूद है, कमी है जिस चीज़ की वो ये कि आप लोगों को ये बताएं कि किस तरह से इन सीटों को आप भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इट्स योर राइट एज वेल। तो आप ये बताएगा कि ये लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है कि कानून मौजूद है, लागू कैसे करना है। एक्चुअली सब चीज़ें मौजूद हैं। इलेक्शन एक्ट हमारे पास 2017 का मौजूद है, ईसीपी उस पर रिफॉर्म्स कर रहा है और वो ईसीपी इज़ वेरी वेलकमिंग। पहली दफ़ा सिविल सोसाइटी को उन्होंने बिठाया कि आएँ हमारे साथ, हमें बताएं कि क्या रिफॉर्म्स चाहिए आपको, कौन सी चीज़ें ख़राब हैं। जैसे 5% जनरल कोटा है जो औरतों का, उसके अंदर इतने फ्लॉज हैं कि वो लिखा हुआ है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी 5% सीटें नहीं देती औरतों को जनरल सीट में, जनरल इलेक्शन में, तो वो उनको अगले जो आने वाले इलेक्शन हैं उसमें इलेक्शन सिंबल अलॉट नहीं किया जाएगा, यानी पनिशमेंट उनको देन एंड देयर नहीं मिल रही, अगले इलेक्शंस में पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा। तो क्या होता है कि सब अपने वो एक्सक्यूजेस जमा करा देते हैं। अभी पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछली दफ़ा भी यही किया है। तो उसके अंदर कम से कम ये इंश्योर करे ईसीपी कि एक तो वो जो 5% सीटें ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टी की ना हो, फिर उसमें क्या होता है हारने वाली सीटें औरतों को दे देते हैं, उनको विनिंग सीट्स दी ही नहीं जाती, फिर उनके साथ इतने ज्यादा हम देखते हैं। मेरा सवाल ये है, बहुत सारी खवातीन जो पार्लियामान जाती हैं, मेंबर बन जाती हैं, सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली में या सेनेट में चली जाती हैं, हम देखते हैं कि उनमें जितनी खवातीन सेलेक्ट होती हैं, एलेक्ट तो हम तस्वर नहीं कर सकते हैं, जो सेलेक्ट होती हैं वहाँ पे भी वो भी ऐसे खवातीन होती हैं जो या तो पैसे दे के आई होती है या बड़े बड़े घरों की बहू या बहनें होती हैं, तब उनको ये टिकट्स थमा दी जाती है। वो जब पार्लियामान में पहुंचती हैं तो फिर वो खामोशी इख्तियार कर लेती हैं या वो कानून साजी या इस किस्म की चीज़ों में वो अमलन कोई उनका किरदार नहीं होता। उनके हवाले से आपका क्या कहना है? अभी जी पहली दफ़ा जो हमने ये देखा, ये ट्रेंड सेट हुआ कि जो हमारी पार्लियामेंट में औरतें आईं पिछली गवर्नमेंट की, उनमें से बहुत सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत सारी औरतें उन्होंने ऐसी रखी जो उनकी वर्कर्स थी, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है। उनको पता है कि सिविल सोसाइटी वोकल है, ज़्यादा वही चीज़ों को हाईलाइट कर रही है। दूसरा ये फैक्टर मौजूद है कि अभी भी लोग अपनी बहनों, बेटियों और बहुओं इनको पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनाते हैं और लेके आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है और औरतों के काम करने की जगह है। हमारी औरतों ने सबसे ज़्यादा असम्बली बिजनेस जमा कराया। आप देखें औरतों की अटेंडेंस सबसे ज़्यादा होती है, मर्द आके इतना वो नहीं करते, असम्बली बिजनेस में हिस्सा नहीं लेते, खवातीन सबसे ज़्यादा हिस्सा लेती हैं। गो कि उनको नहीं पता होता कि कैसा करना है, लेकिन वो सीखती हैं और फिर करती हैं। अभी देखें पिछली गवर्नमेंट में बहुत सारी औरतें ऐसी थी जो पहली दफ़ा गवर्नमेंट का हिस्सा बनी हैं, उनको प्रोसेसेस नहीं पता थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की और वो सीखा और सिविल सोसाइटी ने उनको हेल्प किया। डिफरेंट NGOs हैं जैसे हमारी, हम भी उनको हेल्प आउट करते हैं कि किस तरह असम्बली बिजनेस तैयार करना है, किस तरह जाके आपने अपनी चीज़ें रखनी है। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट पे जो हमारा काम है जज्बा प्रोग्राम का ख़ास तौर पे, कि हम औरतों को जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है अभी लोकल गवर्नमेंट का, उनकी महारतें बढ़ाते हैं। अच्छा देखिए, आप जो बात कर रही है ना वो बिल्कुल ठीक है। नुसरत आप ये बताइएगा मुझे कि हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो आपका तो आपके लिए कंपैरेटिवली चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप जज्बा प्रोग्राम के तहत इस चीज़ पर काम करिए कि आम खातून को, एक आम ले मैन को किस तरह से आपने एम्पावर करना है। आप किस प्रोग्राम के बाद कितनी बड़ी तादाद में खवातीन को आप ऑन बोर्ड ला सकी हैं? जी, जब से ये जज्बा प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हुई, यकीनन मैं बड़े वसूख से और सबूत के साथ बता सकती हूँ कि बहुत सी खवातीन जो हैं, जो हमारी जो सिलेक्टेड जो 5 यूसीज और पूरे ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गो के कम है, लेकिन जिन यूसीज में जज्बा प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे मुकम्मल नुमाइंदगी आई है VC लेवल पे। इसमें एक जो मसला, जो इशू है, वो जो अगर जो चंद एक सीटें जो वैकेंट है वो इस वजह से है कि वहाँ पे जनरल सीट पे लिखा हुआ
चेयरमैन। और जब एडवर्टाइज किया गया मीडिया पे भी, सॉरी यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, तो हर एक के साथ जनरल सीट मर्द, अकलियत मर्द, किसान मजदूर मर्द और खवातीन की पे लिखा है औरत। अगर उसमें ये मर्द औरत दोनों लिखा जाता तो फिर यकीनन हर जगह से औरतें ही सामने आती। और ये चेयरमैन का लफ्ज हटा दिया जाए, चेयरपर्सन रखा जाए, ताकि उसमें मर्द औरत की जो है वो तफरीक खत्म हो जाए। उसमें मुझे भी पता हो कि चेयरपर्सन, तो इसमें मैं भी हिस्सा ले सकती हूँ। तो एक तो इसकी दुरुस्ती की जो ये मसला है, इसको फौरी तौर पे हल होना चाहिए। दूसरा जो है हमारा पख्तून कल्चर है, एक तरफ हमारी रवायात और हमारे कुछ रस्म रवाज हैं जिसके मुताबिक औरत अकेली जो है, क्योंकि अभी तो मतलब थोड़ा सा हम एक कदम आगे बढ़े हैं ना, ठीक है, तो मजीद आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए कि हम यहाँ पे जो लोकल जो मुकामी सतह VC एंड NCs हैं, वहाँ पे एक खातून के बजाय 2 खवातीन, ताकि वो आसानी से अपनी विलेज काउंसिल के इजलास में या NC के इजलास में, मीटिंग्स में शिरकत कर सके। अकेली औरत को कोई मर्द, क्योंकि अपने गले महल्ले के मर्द होते हैं, वहाँ वो बैठने से कतराते हैं, जबकि तहसील में उनकी नुमाइंदगी मतलब पूरी होती है। तो ये जो अच्छा, बड़ा ही कोई वैलिड पॉइंट है, बड़ा कोई आपने नुक्ता उठाया है। आप इस बात को शकीला कैसे सेकंड करेंगी? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है ना वो शुरू से चलती आ रही है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कैसे इसको डिनाई किया जा सकता है? चेयरपर्सन वाली बात बड़ी वैलिड है, बिल्कुल ऐसे आप अगर चैम्बर की बात करें तो वहाँ पर किस तरह इस चीज़ को आप देखती हैं? देखें, अभी मुझे भी लोग कहते हैं कि आपने विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्यों बनाया? ठीक है, आप दूसरा चैम्बर, क्योंकि वहाँ मेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है अभी भी लिया में, उसमें दोनों लोग होते हैं, मर्द औरत दोनों। अब बात ये है कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक इंसान को इंसान बनाया है, उसने इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। कोई भी इंसान कैपेबल है, उसमें एबिलिटी है, अगर वो कोई काम कर सकता है तो वो कर सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी तरह कुदरत का कानून भी यही है कि कोई भी इंसान अगर कोई चीज़ गलत करता है तो उसकी पनिशमेंट है, कोई अच्छा काम करते तो उसका अजर है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये हमारी खुद की बनाई हुई चीज़ें हैं, जिसमें हम कहते हैं औरत है तो ये नहीं कर सकती, मर्द है तो ये नहीं कर सकता। बल्कि मैं समझती हूँ कि स्टीरियोटाइप्स हैं मर्दों के साथ भी, कि मर्द रोते नहीं हैं, या मर्द भाई तुमने पूरी फैमिली का बर्डन उठाना है। हमने तो बर्डन, हमने ये जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे फैमिली में हो चाहे सोसाइटी हो, हमने इसको एक बर्डन, बोझ और जिम्मेदारी बना के उसको जब हमने पेश करना है तो फिर हर कोई कहेगा कि मेरा राइट और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जब हम इसे कहेंगे कि हम इक्वल हैं। अच्छा, मैं आप सबसे बल्कि आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हम देखते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम होता है। हमारी एक बहन जो है वो उसका ताल्लुक KPK से, फिर दूसरी जो सिंध में, बलूचिस्तान में, लिया, ये ऐसे इलाके जहाँ पे ख़वातीन के हवाले से और ख़वातीन के घर से बाहर निकलने को भी वो बहुत ऐसा समझा जाता है कि बुरा तस्वर किया जाता है। मर्द हजरात को अब तक आपका जो जज्बा प्रोग्राम है, इसके तहत जाहिर बात है कि घर के मर्द हजरात को भी कायल करना पड़ता है, तो कितनी कामयाबी हुई और कितनी चेंज आप इस वक्त फील कर रहे हैं कि ख़वातीन के हवाले से मर्द एक पॉजिटिव वो रखते हैं, एक रिस्पॉन्स रखते हैं? देखिए, उसकी एक एग्जांपल तो ये है ना कि यहाँ आज मैं बैठी हूँ, तो ये उन मर्द हजरात की सपोर्ट के साथ ही है, क्योंकि हमने कम्युनिटी को ये मैसेज देना है कि हमने मर्दों से कट के आगे नहीं जाना, हमने उसके साथ, उनकी सपोर्ट के साथ आगे आना है। हाँ, हमें खुद को प्रूव करने के लिए मर्दों से ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। वी नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, बट दिस इज़ द इंडिकेशन कि मैं लिया से, जो शायद लोगों ने, बहुत से लोगों ने यह नाम भी नहीं सुना हुआ, और मैं यहाँ आके बैठी हुई हूँ, तो मैंने एक कन्विंसिंगली अपने आप को प्रूव किया कि मैं एक ग्रास रूट लेवल से एक लीडरशिप पोजीशन पे आई हूँ फॉर सपोर्ट ऑफ माय कम्युनिटी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि जो हम जज्बा प्रोग्राम में हम कर रहे हैं वो ये है कि हमने हर डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 40 अजला शामिल हैं, तो तकरीबन हमारे जो 25 अजला हैं वो फोकस्ड हैं, यानी वहाँ हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो वहाँ हमने यूथ, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़कों के ग्रुप्स बनाए हैं, उनकी जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर, वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ऊपर उनकी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स और सेशंस आ गई उनमें पैदा की है, ताकि वो औरतों की सियासत में शिरकत के लिए और उनकी वायलेंस के लिए वो काम करें, और वो कर भी रहे हैं वहाँ पर। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो एक हमारे एक ताकत का या ये तस्वर है कि अगर एक इंसान बीइंग ए मेल अगर वो पावरफुल है या मर्दानगी, तो वो अपनी पावर को
एक अपने से थोड़ा कम रिसोर्सेज रखने वाले इंसान को दबाने के लिए इस्तेमाल ना करे, बल्कि उसको सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करे। अथॉरिटी जो एक मर्द के पास है ऋषम, वो अथॉरिटी जो एक मर्द के पास है वो अथॉरिटी ट्रांसफर करे, वो अथॉरिटी अपने घर में मौजूद खवातीन को दे। और दैट इज रियली गुड कि इस प्रोग्राम के तहत सिर्फ खवातीन को एम्पावर नहीं करना, हज़रात की काउंसलिंग भी करनी है कि आपने किस तरह से अपनी खवातीन को आगे लेके आना है। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। नुसैबा, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। Welcome back after the break. I feel very good to being here with all these ladies जो यहाँ पर काम कर रही हैं जज्बा प्रोग्राम के तहत। ये वो ख़वातीन हैं जो कि दरअसल आप सब ख़वातीन जो मैं स्क्रीन के उस तरफ देख रही हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब मैं ब्रेक पर जाती हूँ, ब्रेक के बाद एक नया शहर उसको रिप्रेजेंट करती है, एक नई खातून हमारे साथ मौजूद होती हैं। और अभी हम आपकी मुलाकात कराएंगे, आपको तारुफ कराते हैं यास्मीन मुग़ल साहिबा का, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसी जज्बा प्रोग्राम के तहत कोयटा से काम कर रही हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। यास्मीन साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ बिल्कुल। अच्छा बताइएगा, ये जज्बा प्रोग्राम जो है इसने कितना जज्बा डाला है ख़वातीन में, और कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन आगे आई हैं जो कि ऑलरेडी आना चाहती थी आगे, बट हमेशा ये कहा जाता था कि प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं है। तो ये जो प्लेटफॉर्म हमने जज्बा प्रोग्राम के तहत दिया है, इसमें कितनी ख़वातीन आपके साथ अभी काम कर रही हैं? यास्मीन साहिबा की मेरे ख्याल से थोड़ी सी आवाज़ हमें मसला कर रही है। हम अपने ऑन सेट आ जाते हैं। ऋषम साहबा, ये कहेगा, हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि हमने मसाइल पे बात कर ली, हल पे भी बात कर ली, अब तजावीज़ पे बात कर लेते हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट्स अगर हम कहें, इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें, असम्बलीज़ की अगर हम बात करें, लॉ इन्फोर्समेंट की बात करें, वहाँ पर किस तरह से टेक्निकलिटीज़, जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको ज़रा मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि किस तरह से ख़वातीन को वहाँ पर ज़्यादा बड़ी तादाद में रिप्रेजेंटेशन दी जा सकती है अगर हम अमेंडमेंट्स कुछ लेके आए कानून में। हाँ जी, ये अगर हम इसकी बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी पेशरफ्त की है इस सिलसिले में कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 में जो मार्जिनलाइज सेगमेंट्स हैं, जिनमें माजूर अफराद हैं और ख्वाजा सरा हैं और औरतें हैं, उनकी शिरकत को बढ़ाने के लिए प्रोविजंस शामिल की गई हैं। लेकिन हम अगर लोकल गवर्नमेंट के जो हाल में 2001 में इलेक्शन हुए हैं उसका रिज़ल्ट अगर हम देखते हैं तो फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ जो 36% पोलिंग स्टेशंस थे उनके ऊपर रैंप्स मौजूद थे उनके लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, और सिर्फ 50% जो ऐसे पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पे ये व्हील चेयर्स मौजूद थी। ये भी एक खुशाइंदा बात है कि ये इक़दाम किए गए इस लॉ के बाद, लेकिन इसको और मज़ीद ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। और एक और अहम बात ये है कि हमारा जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है वो सिक्योरिटी का जो अमला है उसको पाबंद करता है कि जो ख्वाजा सरा हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो उम्र रसीदा अफराद हैं, जो औरतें हैं, बच्चों के साथ जो औरतें हैं, उनको उनके साथ सपोर्ट करें। लेकिन उनका रवैया ये देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा ताउन वाला रवैया उनका नहीं होता। इस सिलसिले में उनकी तरबियत करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये तरबियत की आप बात करिए, यास्मीन साहिबा से रब्ता हमारा बहाल हुआ है। यास्मीन साहिबा, अगर आपको क्लियरली आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं ख़वातीन को एम्पावर करने की। कोयटा जैसा इलाका जहाँ पर पहले कहा जाता था कि ख़वातीन इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन अब जज्बा प्रोग्राम के तहत आपने काफ़ी लोगों को ये जज्बा भी दिलाया और लोग आगे भी आए हैं। आप इस प्रोग्राम को वहाँ कैसे ड्राइव कर रही हैं? अच्छा जी, ये टेक्निकल थोड़ी सी वजूहात है जिनकी बिना पर हम बार बार यास्मीन साहिबा को इंटरप्ट करते हैं कि आप हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें, लेकिन आप इस चीज़ को कंटिन्यू कीजिएगा। बल्कि मुझे लगता है कि गुल आप इसके बारे में बताइएगा कि टेक्निकलिटीज़ भी आवाम को बताना बड़ी ज़रूरी है। हमने जर्नल डिस्कशन तो कर ली, लेकिन आप कानून के तहत, लॉ इन्फोर्समेंट के तहत किस तरह से उन्हें अवेयर कर सकते हैं, ये भी बताना ज़रूरी है। देखिए, बहुत ज़्यादा इदारों ने इसमें काम किया है, सिविल सोसाइटी ने अपना बहुत रोल अदा किया है, लेकिन अभी भी जो ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंटेशन है ना, ऊपर पॉलिसीज़ तो बन गई लेकिन जो नीचे इम्प्लीमेंटेशन है उसमें काफ़ी गैप है। उसमें जो अभी हालिया इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे लाहौर में, तो हमने प्रपोज़ किया ECP को कि आप तमाम पोलिंग स्टेशंस में देखें कि उसमें रैंप्स बनाएं। फिर अभी हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई ECP के साथ, हमने उनसे ये भी कहा कि ख्वाजा सरा अफराद, माजूर अफराद और जो हमला ख़वातीन हैं और हमारे बुज़ुर्ग शहरी हैं, उनको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रेफरेंस वोटिंग पे उनका वोट डलता है, ये इलेक्शन एक्ट कहता है, लेकिन फिर उनको भी लाइन में लगा दिया जाता है कि लाइन में लग जाएं।
तो आप उनको पहले फैसिलिटेट करें और एग्जाम्पल सेट करें। अभी आप इस इलेक्शन में काफ़ी चेंज देखेंगे इंशाल्लाह, हमने बहुत इसके ऊपर काम किया है और अवाम को भी चाहिए कि वो इन चीज़ों पे गौर करे, जो उनके राइट्स हैं उनको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ख्वाजा सराफ फर्द है, उसने वोट डालने जाना है तो वो लाइन में नहीं खड़ा होगा। आप उनसे बहस करें, वहाँ पे इलेक्शन का अमला होता है, आर्मी होती है, पुलिस होती है, वहाँ पे सारे लोग होते हैं, आपकी बात सुनते हैं। लेकिन अगर आपको ही नहीं पता कि आपने लाइन में नहीं खड़े होना, प्रेफरेंस वोटिंग है आपके लिए, तो आप क्या करेंगे? अब फिर ख्वाजा सराफ रात के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि अब जैसे कोई ख्वाजा सराफ खातून है, दिखने में खातून वाली अपेरेंस है, लेकिन वो बाय बर्थ मर्द था, तो उसका वोट मेल, उसका आईडी कार्ड भी मेल बना हुआ है, तो मेल वोटर लिस्ट में उसका नाम है। जब वो जाके खड़ा होगा मेल लाइन में तो उसको कहेंगे भाई तुम्हारी तो पेरेंट्स औरतों जैसी, औरतों की लाइन में चले जाओ। दीज आर द थिंग्स। इस पे हमारी कंसल्टेशन चल रही है ईसीपी के साथ। हमने लिखा है उनको कि आपका इलेक्शन जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2018 है, वो कहता है, ईसीपी को लिखता है कि आप इनके लिए सेपरेट क्यूज बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी तादाद इतनी होनी चाहिए कि सेपरेट क्यू बने। अब अगर एक इलाके में एक ही ख्वाजा सरा का वोट है तो उसके लिए तो सेपरेट क्यू नहीं बनेगी ना। तो इन ख्वाजा सरा अफराद के लिए उनकी इनरोलमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आईडी कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो ख्वाजा सरा अफराद हैं वो अपना शनाख्त को छुपाते हैं, अपने आईडी कार्ड्स नहीं बनवाते। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए एक एक्स सिंबल का कार्ड बना दिया है, जिसमें उनको बेनिफिट्स भी मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर सिर्फ दो प्रॉब्लम्स की वजह से, एक विरासत के कानून की वजह से और एक के उस कार्ड पे वो हज उम्रा नहीं कर सकते क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट अभी तक थर्ड जेंडर को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। Exactly. तो हर मुसलमान जब उसको ये कह दिया जाए कि चाहे सारी जिंदगी उसके पास पैसे ना हो, ना जा सके, लेकिन जब उसको वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अच्छा देखिए, आप बात करिए कि जो अपनी मदद खुद नहीं करता उसकी मदद कोई नहीं करता। आपको पता होना चाहिए कि आप कोई थर्ड जेंडर है, फर्स्ट जेंडर है या सेकंड जेंडर है। आपके लिए हमारे कानून में या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के कवानीन में, आइन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और हमारा मकसद भी ये है। आप मुझे शकीला इस हवाले से बताइएगा कि अगर हम वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें, स्पेसिफिकली लिया की बात करें, हर इलाके में, हर शहर में कुछ असर रसूख रखने वाली ख़वातीन भी होती हैं, फैमिलीज़ भी होती हैं। इस चैम्बर बनाने से आपको कितना इस हवाले से फ़ायदा हुआ है कि चैम्बर बनाने के बाद वो ख़वातीन को तो आप ऑन बोर्ड लेकर आई हैं, लेकिन वो ख़वातीन जो मेहनती हैं लेकिन बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है उनका, जो पॉलिटिकली आगे भी आना चाहती है लेकिन असर रसूख नहीं है उनके पास, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म किस तरह से काम? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसमें 90% या 95% जो ख़वातीन हैं, तकरीबन 200 मेंबर हैं हमारी ख़वातीन, तो वो सारी ऐसी ही हैं जिनका बैकग्राउंड ये लो लेवल है, ये बहुत एलीट नहीं है। लिया में वैसे भी आपको पता है एलीट बहुत लिमिटेड है, तो उसमें पर्पज़ ही यही था एक्चुअली। देखिए, चीज़ें जैसे इन रेशम ने बताया, गुल ने बताया कि चीज़ें मौजूद थी लेकिन हमें पता नहीं था या हमारे पास वो फोरम नहीं था। अब मुझे पता है कि मैं कितने चैलेंजेस फेस करके यहाँ पहुँची हूँ, हालांकि मुझे कोई सपोर्ट भी थी। तो मेरा ये पर्पज़ ही यही था इन फोरम्स पे इकट्ठा होने का कि मैं उन ख़वातीन के लिए एट लीस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आऊँ कि वो आसानी से आएँ, वो वहाँ पे आएँ, बैठें, अपने मसाइल डिस्कस करें, अपनी बात करें और फिर वो अपने आप को एक्सप्लोर करें। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, देखिए, फिनोमिना है, प्रॉब्लम है कि जब हम जाते हैं कि वहाँ मर्द होंगे तो बात कैसे करेंगे, और तो खुद भी बेचारी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि जब हम एक मखलूत गैदरिंग में बैठे होंगे तो हम कैसे बात करेंगे। तो इसीलिए एक्सक्लूसिवली एक जगह है उनके लिए कि वो वहाँ आए, वो अपनी बात करें, स्पीकअप, फिर उनको पता लगता है। प्रैक्टिस करने से एक्सपोजर बढ़ता है, एक्सपोजर बढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखें, जो मुकामी हुकूमतें हैं वो सबसे पहली सीढ़ी है। जब तक कि औरतें यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगी और सारे मार्जिनलाइज सेगमेंट्स आएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे, तो उस वक्त तक वो ऊपर की सतह पे, कौमी सतह पे हमें इदारों में नज़र नहीं आएंगे, वो आम लोग नहीं नज़र आएंगे। तो इसको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ये जो लोकल गवर्नमेंट का जो तसलसल के साथ जारी नहीं रहता, वो आती है, फिर दूसरी हुकूमत जब ख़त्म होती है तो वो पिछला कानून ख़त्म कर देती है और सारी मुकामी हुकूमतों का एक कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाती है। तो हमारा ये रिकमेंडेशन है ये कि आइन में और कानून में ये तब्दीलियाँ की जाएँ कि ये लोकल गवर्नमेंट का तसलसल ना टूटे। बेशक हुकूमत ख़त्म हो जाए, लेकिन वो जो तसलसल के साथ, या तो एक हुकूमत जब इलेक्शन होते हैं साथ लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन भी हो
और उस वक्त कवानीन में तब्दीली करने की वजह से उसको ख़त्म ना किया जाए। और लाजमी तौर पे ये मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन होने चाहिए, जैसे कि हमें पता है कि KP में और बलूचिस्तान में ये हुए हैं और बलूचिस्तान में दूसरे फेज़ का भी होने जा रहा है इलेक्शन। तो ये एक अच्छी बात है कि बहुत सारी औरतें और उनको मौका मिलेगा इस प्रोसेस का हिस्सा बनने का। लेकिन अब पंजाब में भी ये प्रोसेस हो जाना चाहिए। और पंजाब की अगर आप बात करें, अब हम ये कहते हम सुनने में आ रहा होता है कि अब कवानीन में तब्दीलियां हो गई हैं, अब पास हो रहा है, अब दूसरा कानून रद्द कर दिया गया है। कवानीन चेंजेस होते रहेंगे, उसमें बाद में भी तब्दीलियां आ सकती हैं, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए। और मुझे बताएं रेशम, आप ये जो बात कर रही हैं ना, मैं अगर पंजाब की बात करूं, आपने KP की बात की, आपने बलूचिस्तान की बात की, पंजाब में वी हैव ह्यूज काइंड ऑफ खवातीन वुमेन्स जो कि ज़्यादा एक्टिवली काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए यहाँ पर तो सबसे पहले होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर तो अवेयरनेस ज़्यादा है, यहाँ पर खवातीन ज़्यादा हैं, एम्पावर ज़्यादा हैं। यहाँ पर तो औरत मार्च को भी बहुत एक्टिव देखते हैं, खवातीन जो बाहर निकलती हैं काम करती हैं, उनको यहाँ पे इतना डिले क्यों आ रहा है? ये कंसिस्टेंसी यहाँ नज़र क्यों नहीं आ रही? यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है एक्ट की। जब पिछली गवर्नमेंट जाती है तो उसका एक्ट भी खत्म कर दिया जाता है और अगली गवर्नमेंट आती है वो अपना एक्ट बनाती है। अभी जैसे पहले 2019 में एक एक्ट बनाया गया जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था लोकल गवर्नमेंट के लिए, फिर उसका ऑर्डिनेंस लाया गया PLGO 2021। उसके अंदर बहुत अच्छा वो ऑर्डिनेंस था, बहुत अच्छा विमेन फ्रेंडली, और उसके अंदर इख्तियारात बहुत ज़्यादा दिए गए निचली सतह तक। अब जब नई गवर्नमेंट आई और अलमिया ये था कि हमारे इलेक्शन की डेट जो रखी गई थी वो 17 तारीख थी, 17 जून, और जो ऑर्डिनेंस था वो 10 जून को लैप्स हो जाना था। बीच में रिजीम चेंज और जो गवर्नमेंट का आना जाना, उसकी वजह से वो जो एक्ट है वो लैप्स हो गया। अब नया कंसल्टेंट हायर किया है, नया उसके ऊपर नई गवर्नमेंट नए वो बना रही है लॉज। अभी उसका पहला ड्राफ्ट आया है हमारे सामने, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इदारे बना दिए हैं। जब एक्सपेंसिव इसको इतना ज़्यादा कर दिया है, जितने लोग आप ऐड करेंगे बीच में ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। आप उसको ऊपर का टियर रखें, नीचे रखें और काम करें। नई गवर्नमेंट आने से, पुरानी गवर्नमेंट खत्म होने से ना सिर्फ माशी सूरत हाल और मुल्की सूरत हाल ख़राब होती है, बल्कि आपके वो जो एक्ट और जो कानून बन रहे होते हैं वो तसलसल टूट जाते हैं, कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाती है। हरमीत, आप बताइएगा, आप इस हवाले से क्या ऐड करना चाहते हैं? अच्छा, वैसे तो बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है, तो मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात आप लोगों ने जिस तरह बात की इससे शुरुआत में पहले कि खातून जो है मुआशी तौर पर अगर वो मजबूत होगी तो बहुत सारे फैसले वो कर पाएगी। तो जज्बा ये जो प्रोग्राम के तहत आप लोगों की तो अवेयरनेस, सियासी दीगर चीज़ों के अवेयरनेस हवाले से आप काम कर रहे हैं, तो क्या माशी तौर पर उनको मजबूत बनाने के लिए भी कोई ऐसे इस प्रोजेक्ट में कोई हिस्सा है कि उनको कम से कम इस प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, कम से कम अपने पाँव पे खड़ी हो और अपने वो जो फैसले हैं वो कम कर पाए? हाँ जी, ये इसकी मिसाल हमारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लिया की प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हमारी मेंबर हैं। हमारी जो लिया की जज्बा का एडवोकेसी ग्रुप है औरतों का, उसकी लीडर हैं ये। और बहुत सारी औरतें जो इनके पास आती हैं उसी ग्रुप में इनसे मोटिवेशन लेती हैं, और बहुत सारे औरतों ने बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं, इन्होंने उनको गाइड भी किया है। सियासी शिरकत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन लड़ना या वोट डालना या सियासी जमात का हिस्सा बनना, बल्कि औरतों का घर से बाहर निकल के अपनी तरक्की के लिए, अपने इलाके की तरक्की के लिए, अपने ख़ानदान की एम्पावरमेंट के लिए किसी भी सियासी समाजी प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनना और दूसरों के साथ राब्ता पैदा करना, अपने नुमाइंदों के साथ और अपने लीडरान के साथ, तो उनको एक हौसला मिलता है, उनको बहुत सारी मालूमात मिलती है ऐसी खवातीन के साथ मिलकर। और हमारे जो फोरम्स हैं मुख्तलिफ ज़िलों में हमने बनाए हुए हैं जज्बा के, उसमें औरतें ज़्यादातर 70% औरतें शामिल हैं, उनकी लीडर्स भी औरतें हैं, प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, वो सब औरतें हैं। और जब वो उनसे मिलती हैं, कोई जो हैं वो हमारी मुख्तलिफ सियासी जमातों की औरतें हैं, कोई बिजनेस कर रही हैं, कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं, कोई लॉयर्स हैं, तो जब उनसे मिलती हैं तो उनको लड़कियों को, यंग लड़कियों को जो कि पढ़ रही हैं, उनको सियासी शऊर भी मिलता है और समाजी सतह पे इकोनॉमिक एक्टिविटी में आने का और अपनी ज़िंदगी के लिए एफर्ट करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। अच्छा वैसे ये देखिए, आप जो बात करिए ना, मैं चाहती हूँ कि शकीला आप इस बात को सेकंड करें कि ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और उनको प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट होना और उन्हें होमली इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है। तो आप अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो किस तरह से इन सारे सेक्टर्स को कवर कर सकते हैं? जी देखें, अभी जो हम कुछ सेशंस कर रहे हैं वो हमारी यूथ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, हम जहाँ बात कर रहे हैं हम यूथ लीडर्स प्रोड्यूस करने की तरफ जा रहे हैं और उसके लिए हमने सेंसिटाइज करना है जो हमारे कॉलेज
के लास्ट ईयर के या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जज्बा के फोरम से। अभी रिसेंटली भी मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं हमारी वहाँ पे जो लोकल इंस्टीट्यूशन है, और उसमें बात ये है कि थोड़े से मिसिंग लिंक्स हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने जस्ट उनको जोड़ देना है तो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अभी लास्ट वीक जो एक हमने सेशन किया तो उसमें बच्चियाँ थीं और वो उनके अभी 3 साल एजुकेशन के रहते थे, तो मैंने उनसे पूछा फ्यूचर में क्या करने चाहते हो। वो किसी ने कहा मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी। तो मैंने कहा कि आप व्हाई नॉट नाउ कोई बिजनेस, मैंने कहा ये हो सकता है, ऐसे जस्ट एग्जांपल्स दी। तो 5-6 बच्चों ने कहा कि यस मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। अच्छा, ये सवाल जो है ना व्हाई नॉट नाउ, ये वो सवाल है जो कि आपको इनकरेज करने के लिए काफ़ी है कि कल करना है सो आज कर, आज करना है सो भी, तो अभी करें। और आप ज़रा सोचें। हम एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। आफ्टर द ब्रेक। तो ख़वातीन का ये जो एक सिलसिला है वो कहीं दूर तक है, कोयटा तक, सखर तक। वो ख़वातीन जो दूसरी ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं। तो आपकी मुलाकात 2 मज़ीद ख़वातीन से भी करा देते हैं जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। ब्रेक के बाद गज़ाला काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स काउंसलर रह चुकी हैं, सखर से इनका ताल्लुक है, वाइस चेयरपर्सन के लिए इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर रही हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यास्मीन मुगल साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, सोशल एक्टिविटीज़ है और कोयटा से इनका ताल्लुक है। इनको भी आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। गज़ाला साहिबा, आपसे आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप जो पैगाम पहुँचा रही हैं ख़वातीन को वो खुद भी करके दिखा रही हैं। तो चेयरपर्सन के तौर पर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं। कितना मुश्किल था जब हमने इस जज्बा प्रोग्राम को शुरू किया, ड्राइव किया, ख़वातीन को कन्विंस करना, मर्द हजरात को कन्विंस करना और फिर यहाँ तक पहुँचना? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं कि जज्बा प्रोग्राम जब शुरू हुआ था तो उससे पहले भी हम लोग जो है वो ख़वातीन की जो है वो हकूक़ पे तो बात कर रहे थे, और ख़ासतौर पे ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद के खिलाफ जो चीज़ें थी उसके लिए आवाज़ तो उठा रहे थे। लेकिन जमहूरियत और बाइख्तियार औरत के हवाले से जब काम करना शुरू किया तो वाकई ही देखा, जब हम अपने ग्रुप बनाए, कि ख़वातीन को खुद भी जो है वो पता ही नहीं है कि सियासत में आके वो क्या अपना किरदार अदा कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा तो मुश्किल ये लगी कि जो जिनके लिए हम काम करने जा रहे हैं वो खुद जो है वो इस बात को समझ ही नहीं पा रही या उन्हें पता ही नहीं है। फिर हमारे ग्रुप्स बनने के बाद वुमेन वोटर नेटवर्क ग्रुप बना, हमारा वुमेन लीडर्स ग्रुप, वुमेन लोकल गवर्नमेंट ग्रुप, और फिर इस तरह जो है हमने डिस्ट्रिक्ट जज्बा फोरम और इस तरह से जो ग्रुप्स बनाए। फिर हमने यूथ ग्रुप बनाया जिसमें हमने खास करके बॉयज़ के साथ जो कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और मेरे सखर का ग्रुप तो लॉ कॉलेज का के स्टूडेंट्स पे था। तो उस तरह से उन लड़कों के साथ जब हमने काम शुरू किया और फिर लोगों को बताना शुरू किया कि जमहूरियत और बाइख्तियार औरत का क्या है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, मैं समझ ये नहीं कहती कि बहुत सारा अचीव कर लिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आना शुरू हो गई। अब समझ तो आ रही हैं, ठीक है ना। ख़वातीन जो है, अब मैं जिस हल्के से हूँ या जिस उसमें हूँ जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ 5 यूनियन काउंसिल्स में, वहाँ से 30 ख़वातीन ने अपनी पार्टियों में जो है वो टिकट के लिए अप्लाई किया और कहा कि हम जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। लेकिन उधर दूसरी साइड से मैं समझती हूँ कि अभी शायद हमें और काम करने की ज़रूरत है, और लेजिस्लेशन जहाँ पे हो रही होती है, जहाँ पे एडवोकेसी हो रही होती है, जहाँ पे हमारी आवाज़ के लिए बात हो रही होती है, तो वहाँ पे शायद वो अभी जनरल सीटों पे ख़वातीन को नहीं समझते कि वो उन्हें दें। अच्छा गज़ाला साहिबा, ये कहिएगा कि आपने तो चलिए इस चीज़ को करके भी दिखाया है कि किस तरह से ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं तो आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं जो आपका टारगेट होता है। लेकिन आप माशाल्लाह 2 से 3 दफ़ा एक्स काउंसलर भी रह चुकी हैं। ख़वातीन को पॉलिटिकली एम्पावर करने के लिए आपने ऐसे कौन से इक़दाम उठाए हैं कि अगर वो इस मैदान में आना भी चाहती है तो उनके लिए रास्ते आसान हो, उनके लिए राह हमवार हो? ऐसा क्या क्या किया है अब तक इस जज्बा जमहूरियत प्रोग्राम के तहत ताकि वो आएँ तो उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सके? बिल्कुल सही आपने सवाल किया कि बिल्कुल उनके लिए हमने जो है वो पहले तो हम उन ख़वातीन को रोल मॉडल बना रहे हैं जो ख़वातीन जो हैं पहले भी काउंसलर रहीं
और अभी भी काउंसलर बनना चाहती हैं। वो खवातीन जो है वो अपनी सोसाइटी में रोल मॉडल के तौर पे जो है वो सामने आई हैं। हमने उनकी सारी चीज़ों को शोकेसिंग की है और उनके साथ जो है हमने इस तरह की चीज़ें की हैं कि लायंस डिपार्टमेंट के साथ उनके रवाबित करवाए, छोटे छोटे मसले वो उन्होंने हल करना शुरू कर दिए। जब उन्होंने मकामी मसाइल अपने हल करना शुरू कर दिए तो लोगों का एतमाद भी उन पे जो है वो कायम होना शुरू कर दिया है, क्योंकि बल्दियाती निज़ाम और खास करके बल्दियाती इलेक्शन में लोग जो तवक्का करते हैं वो अपने मकामी इश्यूज पे करते हैं। तो उन खवातीन ने जो है वो अपनी मकामी इश्यूज पे जो है आवाज उठाना शुरू कर दी, आवाज उठाने के साथ साथ काम भी शुरू कर दिया। और बस वोट मकामी की इश्यूज अहमियत जो पे है खास आप करके ठीक कह रही हैं खजाना साहिबा, मकामी इश्यूज जो लोकल इश्यूज होते हैं उनको एड्रेस किया जाएगा तो एक इत्मीनान आपका बहाल होगा। हमारे साथ यास्मीन मुगल साहिबा भी मौजूद हैं। यास्मीन साहिबा, आप कहेगा बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट और कोयटा जैसे इलाके में वहाँ पर उस शहर में एक्टिविस्ट होना, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मतलब पावर लगानी पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा जो है वो इनपुट पुट करनी पड़ती है। आप ये बताएगा कि कितना मुश्किल था वहाँ पर ख़वातीन को इस चीज़ का यकीन दिलाना कि जब तक आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे कोई भी जज्बा प्रोग्राम या कोई XYZ एसोसिएशन आपके लिए काम नहीं कर सकती। कितना मुश्किल था उन्हें कन्विंस करना? देखें, हर काम सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मौका दिए। और कोयटा जैसे इलाके में मैंने मैसेज किया था कि फ्राइडे को थोड़े सिग्नल इश्यूज होते हैं सिक्योरिटी रीजन के तहत, आपने लाइक कर ली। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। कोयटा जैसे इलाके में या बलोचिस्तान जैसे इलाके में बहुत स्ट्रगलिंग है इस चीज़ को करना। तो सबसे पहले आपने अपने आप को रोल मॉडल बनाना होता है। जैसे मैं 25-26 साल की उम्र की थी तो मैं औरत फाउंडेशन की कमेटी में शामिल थी और हमने कॉन्सर्ट को जमा करना था, 32% फीस के लिए खवातीन को इकट्ठा करना था उनके ग्रुप बनाने के। तो मुझे मेरे मोहल्ले वालों ने मुझे भी इलेक्शन में खड़ा किया और मैंने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया। और उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि जब हमने वर्क किया कि खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा शौक देना चाहिए। जज्बा जमहूरियत बाख्तियार औरत के हवाले से जो हमने काम किया, सबसे पहले जो इनकी आगाही सेशंस हैं उनके थ्रू में मौका मिलता है कि तमाम खवातीन, स्टूडेंट, ट्रांसजेंडर और माजूर अफराद जिनसे कोई बात नहीं करता या जिनको समझते नहीं कि वो सियासी धारे में शामिल हों, उन तक आवाज़ पहुँचाने का हमें मौका मिलता है। सही। और कुछ हमारी कम्युनिटी लेवल के ऐसे प्रोग्राम हैं जैसे लोक सेशन होते हैं और हमारे जो जज्बा प्रोग्राम के तहत हमने कुछ ग्रुप फॉर्म किए ना, अभी कुछ रिपीटेशन में मैं ना चली जाऊँ, जैसे WLG ग्रुप है और मैंने लोकल गवर्नमेंट के साथ जो पुरानी काउंसलर हैं और पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं पोलिटिकल पार्टी से खवातीन, WVN बना हमारा वुमेन वोटर नेटवर्क कम्युनिटी की सतह पे, यूपी लेवल पे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक बढ़ाएं और अपने आप को खातून एज ए वोटर को रजिस्टर किया जाए। तो ये कुछ हमारी कंपेन चली, यूथ बॉयज़ के साथ भी उसको जनरल सेंसिटाइज किया गया। सबसे पहले ये नजर रखा गया कि हमारी सोसाइटी फ्रेंडली स्पेस होनी चाहिए, महफूज माहौल होना चाहिए खवातीन, बच्चियों और ट्रांसजेंडर के लिए, ताकि एक्सेप्टेंस हो उनकी। तो इस हवाले से हमारे कोई 20 से 25 सेशन हुए हैं हमारे कोयटा सिटी के लेवल पे। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मुश्किल तो है, लेकिन जब लोगों से बात की जाती है लोग भी मीडिया के जरिए काफी अवेयर हैं और चाहते हैं कि उनकी बहन बेटियां और खवातीन और ऐसी बड़ी उम्र की खवातीन। ठीक है यास्मीन साहिबा, करके दिखाना पड़ता है। ये आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि कॉन्फिडेंस अगर मर्द हजरात जो घर में मौजूद है उनको भी देंगे तो भी वो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी खवातीन को, चाहे वो बीवी की सूरत में हो, बहन की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो, हम भेजेंगे। आप कैसे कंक्लूड करना चाहती हैं इस सारे सिनेरियो को कि आप यहाँ आए, आप लोगों ने बात की और ख़वातीन को कन्विंस करना? देखिए इस स्क्रीन के तहत मुझे लगता है कि बड़ी पावर होती है, वहाँ पर मौजूद ख़वातीन को आप कन्विंस कर सकते हैं कि कैसे हम इस चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, इस चीज़ का हिस्सा बनना ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक तो ये है कि हम वोट डालें, क्योंकि जमहूरियत नाम ही इसी चीज़ का है कि हम शहरी और जो बिल्कुल ही निचली सतह के जो शहरी हैं जिनके पास उतने मौके नहीं हैं वो उठें और वो ख़ुद हुकूमत चलाएं। जमहूरियत नाम ही इसी चीज़ का है कि शहरी हुकूमत चला रहे होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी वो अगर हम वोट डालते हैं तो अपने अवामी नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं तो हम उस हुकूमत चलाने में शामिल होते हैं।
तो तभी जमहूरियत होती है। इसलिए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास हम पीछे रह गए हैं, हमारे पास मौके कम हैं, बीइंग ए वुमेन या ख्वाजा सरा या किसी भी, अगर हम अपने आप को महरूम या इस तरह फ़ील करते हैं कि हमारे पास मौके नहीं दिए जा रहे, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बने। और इसका पहला कदम है कि हम सारे समाजी, एक तो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ भी उठाएं, समाजी तहरीकों का भी हिस्सा बने अपने। उसके लिए हम एजिटेशन कर सकते हैं, जो भी तरीक़ाकार हो सकता है उसके लिए हम वोट डालें। उसमें सियासी जमातें हैं, अपने अवामी नुमाइंदों का हमें पता होना चाहिए कि हमारे हलकों में कौन से नुमाइंदे हैं, उनसे हम राब्ते में रहें, अपने मसाइल को उन तक लेके जाएं, और वो जवाबदेह हैं हमारे मसाइल को हल करने के लिए, उनको जवाबदेह ठहराना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, मतलब अल्टीमेटली इसका मतलब ये कि दरअसल हमारी जिम्मेदारी एज ए इंडिविजुअल हमें कदम उठाना है, हमें बाहर निकलना है। कोई हमारी मदद नहीं कर सकता जब तक हम अपनी मदद आप नहीं करते। आप तीनों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, वो लोग जो हमारे साथ स्काइप पे मौजूद थे आपका बेहद शुक्रिया। अभी मैं इन ख़वातीन के अंदर मौजूद हूँ, तो ये नॉन पर्सनालिटीज़ नहीं है, ये नॉन वुमेंस नहीं है जिनको हम ऑन स्क्रीन देखते हैं, जो कि आवाज़ उठाती हैं, कैंपेन्स करती हैं, काम करती हैं। दरअसल ये वो ख़वातीन हैं जो कि उन ख़वातीन के लिए काम करें जिनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। मैं किसी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आप किसी एहतजाज का, किसी मार्च का हिस्सा बने या ना बने, इट्स योर कॉल। लेकिन ये वो ख़वातीन हैं जो कि इंतहाई ग्राउंड लेवल के मसाइल पर काम कर रही हैं। दरअसल ऐसे आप काम करेंगे तो ही इस सिस्टम को हम बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज सिस्टम को बेहतर करने के लिए नीचे से शुरू करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल से शुरू करना पड़ेगा। सो आप सबका बेहद शुक्रिया, एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड कि आप लोग इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं। और अगर आप इस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एज ए इंडिविजुअल अपना किरदार अदा करने के लिए दिस इज अ प्लेटफॉर्म, बेस्ट प्लेटफॉर्म सो फार। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।